मैम का मिशन है दुनिया में दवाइयों से लोगों को मुक्त करना। थैंक यू मैम, वेलकम टू यू। हमारे दूसरे स्पिरिचुअल डॉक्टर डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन सर हैं। सर पीएसएसएम में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। सर प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक और होलिस्टिक कोच डॉक्टर हैं। इन्होंने कई यूट्यूब चैनलों की स्थापना की है, जिसमें पीएसएसएम गुजरात, पीएसएसएम गुजराती और ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन शामिल है। ये प्लेटफॉर्म आध्यात्मिक और स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं स्वयं सर की स्टूडेंट रही हूँ। स्वागत है सर आपका। हमारे तीसरे स्पिरिचुअल डॉक्टर डॉक्टर एस रंजन सर हैं। सर एमबीबीएस डॉक्टर हैं। पिछले 10 साल से एनर्जी मेडिसिन से बड़ी बीमारियां, सर्जिकल बीमारियां जैसे कैंसर, हार्ट होल आदि लाइलाज बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। पीएमसी हिंदी टीवी चैनल पर पिछले 3 साल से लाइव हेल्थ क्वेश्चन शो डॉक्टर से पूछो कर रहे हैं, जिसमें पूरे भारत से कोई भी हेल्थ गाइडेंस सर से ले सकता है। स्वागत है सर आपका मंच पे। तो मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर विनीता जी को, जो सभी स्पिरिचुअल डॉक्टर को होस्ट करने जा रही हैं। मैम अमेरिकन बोर्ड ऑफ लाइफ स्टाइल मेडिसिन से सर्टिफाइड मेडिसिन स्पेशलिस्ट, हार्वर्ड से क्यूलिनरी मेडिसिन, स्टैनफोर्ड से न्यूट्रिशन साइंस कोर्स किया है। मैम बहुत सरल, सहज और सुंदर स्वभाव की हैं। वेलकम मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ उपस्थित सभी अतिथि गणों को मेरा सादर प्रणाम। आज का पैनल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजेदार होने वाला है और साथ में काफी शिक्षाप्रद भी होने वाला है। हमारे पास 2 नेचुरोपैथ्स हैं और एक मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर हैं, लेकिन वो सभी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में बहुत माहिर हैं। आज हम उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रख सकते हैं और किस प्रकार से उन्होंने बहुत मुश्किल पेचीदा केसेस को बड़े आसानी से मरीजों को स्वास्थ्य लाभ में मदद किया। तो पहले मैं डॉक्टर से ये जानना चाहती हूँ, हम देख करके किसी को नहीं कह सकते कि ये स्वस्थ हैं या ये अस्वस्थ हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति की क्या परिभाषा है? हम कैसे परिभाषित करेंगे कि एक इंसान जो हमें दिख रहे हैं वो स्वस्थ हैं कि नहीं हैं? तो डॉक्टर रंजन, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कैसे पता लगे हमें कि कौन स्वस्थ है कौन नहीं है? स्वस्थ शब्द में ही उसका मतलब छिपा है। जो हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, वहां पर शब्द में ही उसके मीनिंग होते हैं। तो स्वस्थ, स्व में स्थिर, स्व में स्थित, है ना। ये भगवत गीता का एक श्लोक भी है ना। जब हम अपने आप में स्थिर हैं तो हम स्वस्थ हैं। स्टेबिलिटी इन सेल्फ। अगर हमारा मन चंचल है, अगर कोई बैठा है और पैर ऐसे सही ला रहा है, तो ये क्या है? चंचलता है। मन की चंचलता और शरीर की चंचलता, यही बीमारी बनती है। जब दर्द होता है वो तो काफी बाद की अवस्था है। जब कैंसर होता है वो तो आप 5 साल 10 साल हेल्थ के लिए लापरवाह हैं, बिल्कुल इग्नोरेंट हैं, तब जाकर कोई बड़ी बीमारी होती है। हमारी मन के भीतर जो शांति है, हम जितने अपने आप में स्थिर हैं, हम उतने स्वस्थ हैं। हम दूसरों के लिए कंसर्न नहीं होंगे। दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है। अरे आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या जानते हैं? तो अध्यात्म में ये एक प्रश्न भी बन जाता है, को हम, मैं कौन हूं, हम क्या हैं, ये प्रश्न है।
और इस प्रश्न की आंसर जब मिल जाता है और उसको हम जीते हैं, स्वयं में स्थिर होते हैं, तो हम स्वस्थ होते हैं। तो ये एक काफी बड़ी बात है। प्रैक्टिकल लेवल पे तो ज्यादातर लोगों को मतलब होता है निरोग होने से, निरोगी, शरीर में कोई रोग नहीं है, डिजीज फ्री। डिजीज फ्री इज जस्ट एब्सेंस ऑफ पेन। लेकिन जो हेल्थ है, हेल्दी है, जो स्वस्थ होना है, वह तो एक विधायक अवस्था है, पॉजिटिव स्टेट है। और बहुत कम लोग वास्तव में स्वस्थ होते हैं। क्या यहां पे कोई स्वस्थ इंसान है? एक बहुत कम। देखिए, बाद में मैं पूछ भी लूंगा कि क्यों आप स्वस्थ कर रहे हैं। जरा निरोगी यहां पे कितने लोग हैं? निरोगी लोग, निरोगी भी बहुत कम है ना। तो यहां पर जो ध्यान महायज्ञ हो रहा है, हम ध्यान सीख रहे हैं। ध्यान के अलावा हम अध्यात्म विज्ञान की अलग अलग बातें सीख रहे हैं, अलग अलग मास्टरों से। इनको जितना हम अपने जीवन में उतार लेंगे, देखिए सुनना एक स्टेज है, उसको इंप्लीमेंट करना जब उतार लेंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थ होना, आज के पैनल से अभी आप जानेंगे, स्वस्थ होना जो है वो बहुत इजी है, अपने आप में स्थिर होना। तो हेल्दी का मतलब है अपने आप में स्थिर रहना, स्थिर जीना। एक पुरानी कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। शायद ये वही बात है कि अगर आप मेंटली, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ हैं शारीरिक रूप से भी। डॉक्टर रितु, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नमस्ते सभी को। तो स्वास्थ्य के बारे में, स्वस्थ होने के बारे में हमारे डॉक्टर रंजन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बट फिर भी स्वास्थ्य की और स्वास्थ्यता की जब बात आती है तो शरीर में बीमारी का नहीं होना ही सिर्फ असली स्वास्थ्य नहीं है। बीइंग अ नेचुरोपैथ, जो हम स्वास्थ्य की परिभाषा जिस पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं अपने पेशेंट के लिए और आप सभी के लिए, तो हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल के साथ अलाइनमेंट होना, वो हमारा असली स्वास्थ्य है। मीनिंग आपका जो शरीर है वो सशक्त है, बलवान है, और आपका माइंड शांत है, और सोल आपकी हैप्पी है। तो ये माइंड, बॉडी, सोल अलाइन है, और वो आपको असली स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य की कुंजी जिसको हम बोल सकते हैं। और नेचर के लॉ को फॉलो करते हुए हम इन जो माइंड, बॉडी एंड सोल को स्वास्थ्य की परिभाषा में हम आगे लेकर चलते हैं सभी के साथ। बहुत ही सुंदर विचार हैं, और मुझे लगता है डॉक्टर रंजन और डॉक्टर रितु एक चीज से सहमत करते हैं कि मानसिक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर धीरेन, आपका क्या विचार है इस बारे में? स्वस्थ मनुष्य की क्या पहचान होगी? देखिए, पहले तो जो शब्द ही अपने आप में कह रहा है कि स्व में स्थिर होना, स्थित होना, अपने अंदर मौजूद रहना। और जब परिभाषा को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो इतना जान लें कि दो चीजों को समझ करके ही केवल प्रकाश पूरा नहीं होता है। कहने का मतलब, जैसे प्रकाश की परिभाषा पूछी तो कहने लगे जहां अंधकार नहीं है वहां प्रकाश है, जहां पे रोग नहीं है वहां स्वास्थ्य है। लेकिन जो रोग है, इतने यहां बैठे हुए कितने लोग हैं जो इसे एक शत्रु की तरह देखते हैं कि जैसे कोई कुछ हमारे अंदर प्रवेश कर गया और कुछ गड़बड़ मचाने लगा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो रोग है ये भी हमारा शरीर जब कहीं स्वास्थ्य की परिसीमा टूटती है तो हमारी हेल्प करने के लिए हमारे सामने आता है। निरोगी होना, स्वस्थ होना ऐसा नहीं है कि निरोगी है भाई, उसको कोई बीमारी नहीं है तो वो स्वस्थ है। स्वस्थ होने के लिए बॉडी को, माइंड को और सोल को, तीनों के सामंजस्य का होना बहुत जरूरी है। कहीं पे भी अगर बैलेंस बिगड़ता है, हार्मनी बिगड़ती है, तो जाकर के बीमारी की उत्पत्ति होती है। अगर हम होलिस्टिक अप्रोच से देखें, नेचुरोपैथी की अप्रोच से देखें, तो मन का स्वस्थ होना, शरीर का स्वस्थ होना, इमोशंस का स्वस्थ होना, रिश्ते नातों का स्वस्थ होना, और आपकी जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जर्नी है उसका भी तालमेल जब चारों का मिलता है तो जाकर के स्वास्थ्य की उत्पत्ति होती है और हमें पता चलने लगता है। तो होलिस्टिक अप्रोच से तो सभी चीजें होनी बहुत जरूरी हैं।
धन्यवाद डॉक्टर्स। हमारे पास आज पैनल में 2 डॉक्टर्स नेचुरोपैथ हैं, तो एक मन में बड़ा जाहिर सा सवाल आता है कि नेचुरोपैथी क्या डिफरेंट है, क्या विभिन्न है जो हमने आयुर्वेदिक पद्धति सीखी है इलाज की, क्या उससे अलग होता है नेचुरोपैथी? तो मैं यही एक बार डॉक्टर्स से, दोनों डॉक्टर धीरेन और डॉक्टर रितु से इस बारे में एक आइडिया चाहती हूँ कि डॉक्टर रितु, आपको क्या लगता है, क्या फर्क है नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में? आपके प्रैक्टिस में आप कैसा डिफरेंट करती हैं जिससे हमें पता चले कि आप नेचुरोपैथ हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेचुरोपैथ और आयुर्वेदा दोनों ही बेसिकली जो नेचर के प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, बट आयुर्वेदा में जो वो ट्रीटमेंट बेस होता है उनका त्रिदोषा के ऊपर और ज्यादा बेस्ड है, और जो हीलिंग, जो ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं वो उनके शरीर के लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन को यूज करते हैं और पंचकर्मा के ऊपर बेस्ड होता है। और वही नेचुरोपैथी में जो हमारे प्राकृतिक सिद्धांत हैं उनको फॉलो किया जाता है। त्रिदोष के साथ साथ हम उसमें जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं उनको हम फोकस करते हैं, और नेचुरोपैथ ये मानता है कि शरीर में हील करने की कैपेसिटी खुद से है। तो जब उन 5 एलिमेंट्स के साथ, क्योंकि हम खुद भी उन 5 एलिमेंट्स से बने हुए हैं, हम ह्यूमन, और वो प्रकृति के 5 एलिमेंट्स के साथ जब बैलेंस बिठाया जाता है तो बॉडी के अंदर वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जो पहले से है, उसको बैलेंस में लेकर आना, और वो हीलिंग अपने आप स्टार्ट हो जाती है। तो मीडियम प्रोवाइड किया जाता है प्रकृति के साथ, उसका जो कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है उसको हम वहां अलाइनमेंट में लेकर आते हैं। तो नेचुरोपैथ में हम 5 एलिमेंट्स के साथ में जो त्रिदोष है उनके साथ में वर्क करते हैं, और प्रकृति से मेन जुड़ाव है, और यही फर्क है आयुर्वेद और नेचुरोपैथ में। बहुत सुंदर जवाब है डॉक्टर रितु। डॉक्टर धीरेन, आपका क्या विचार है इस बारे में, क्या फर्क है दोनों में? देखिए, जो डॉक्टर रितु जी ने बताया वो बिल्कुल सही है। नेचुरोपैथी जैसा वर्ड है, नेचर से आज आप देखेंगे जो जीवन के अंदर में इतना सारा परिवर्तन हुआ है। आज मॉडर्न लिविंग में कंक्रीट से हम पूरी तरह से घिरे हुए हैं। जहां एक समय पे जंगल हुआ करते थे वहां पे फ्लैट्स एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स हैव कम। तो प्रकृति से जितना हम दूर जाते जा रहे हैं, खाने में भी आप देखेंगे कुदरती आहार कम है, ताजे फल ताजे सलाद कम हैं, और ज्यादा में ज्यादा पका हुआ भुना हुआ, और आजकल तो पैकेटेड का जमाना आ गया है। खाली घर में लाओ, पैकेट खोलो, गर्म करो और खा लो। तो हम जितना कुदरत से दूर जा रहे हैं उतना ही ज्यादा अपने अंदर क्षति। कुदरती खाएंगे तो कुदरती बनेंगे, कुदरत से जुड़ेंगे तो कुदरती बनेंगे। तो नेचर के जो प्रिंसिपल्स हैं, हवा, धूप, पानी, मिट्टी, इनसे ट्रीटमेंट मेडिसिन के रूप में जब आप पानी को इस्तेमाल करते हैं, हवा को इस्तेमाल करते हैं, धूप को इस्तेमाल करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर जबरदस्त परिवर्तन, अपने भोजन को इस्तेमाल करते हैं और परिवर्तन लाने में आगे बढ़ते हैं। तो ये ड्रगलेस सिस्टम जो है, इसे नेचुरोपैथी कहा है। आयुर्वेद के सिद्धांत वो त्रिदोष पे ज्यादा काम करते हैं कि अगर हमें वात, कफ, पित्त के दोष हुए हैं, उसका कारण क्या है, उसका निवारण कैसे करना है, तो वहां पे हर्बल फॉर्मुलेशंस का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। तो ये एक मतलब अगर आप देखेंगे पुख्ता उसके ऊपर काम करने का नजरिया है। एक आयुर्वेद में तीनों दोषों को मिटाने के पीछे सारा का सारा प्रक्रिया है, और नेचुरोपैथी में नेचर से जोड़ करके शरीर में जो गंदगी इकट्ठा हुई है, मन में जो नकारात्मकता उतरी है, इन पे काम ज्यादा किया जाता है। डॉक्टर साहब, माइक आप अपने पास ही रखिए, क्योंकि दूसरा सवाल आप ही से शुरू करते हैं हम लोग। आपको क्या लगता है, आप ऑनलाइन जब कंसल्टेशन देते हैं या आप जब व्यक्ति को पर्सनल रूप से कंसल्टेशन देते हैं, तो उनमें दोनों में आपको क्या लगता है ज्यादा प्रभावशाली कौन सा तरीका है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है।
विनीता जी, इसमें हमें इतना ही देखना है कि पेशेंट किस तरह से ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं, हमारे वर्कशॉप्स में ऑनलाइन जुड़ करके हमारे साथ में बातचीत करते हैं, क्योंकि कंफर्ट लेवल घर पे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं और लगातार लंबे समय तक हमसे जुड़ करके अपना रोज के रोज बातचीत कर पाते हैं। तो दैट वे इट इज मच मोर कन्वीनियंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ऑनलाइन करने में। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऑफलाइन, जब हम करते हैं प्रोग्राम, ऑफलाइन से मेरा मतलब सामने बैठ करके, तो वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बातों को समझना चाहते हैं। मानसिक तौर पे जो लोगों को ज्यादा पीड़ा है, उन लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ती है काउंसलिंग की। आप ज्यादा प्रेफर क्या करते हैं, ऑनलाइन या इन पर्सन? मैं तो दोनों ही चीजों को प्रेफर करता हूं, लेकिन ऑनलाइन मॉड्यूल मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि ऑफलाइन मेरा मतलब जहां परिचित होके वहीं पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। 4 दिन ट्रीटमेंट किया, व्यक्ति ठीक हो गया, फिर जाकर के अगले महीने फिर बीमार पड़ गया। लेकिन अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो उन्हें ही सिखा देते हैं पद्धति क्या है, कैसे उसका काम होता है, उनकी समझ, विज्ञान सब उन्हें समझ आने लगता है। तो फिर वो आजीवन जो चीज उन्होंने कुछ दिनों के लिए हमारे साथ में करना घर से सीख लिया, वो जो परिवर्तन उनकी जीवन शैली में हुआ है, दैट दे कैन मेंटेन फॉर अ लाइफ टाइम। एक बार सीख गए तो उसे कभी भी कहीं पे भी करना हो तो किया जा सकता है। डॉक्टर रंजन, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप एक मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर हैं, आपने एमबीबीएस किया है, उसके बाद में आपने शिफ्ट किया इंटीग्रेटिव मेडिसिन में, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपीज में। तो ये शिफ्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, और आपको कभी ऐसा विरोधाभास भी लगा क्या कि जो एमबीबीएस में आपने सीखा था और जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आपको कोई ऐसा कभी कन्फ्लिक्टिंग स्टेट आया? और इस बारे में थोड़ा सा बताइए। ये मेरी लाइफ जर्नी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। 2004 का एमबीबीएस बैच का मैं हूँ, और उस नेक्स्ट ईयर ही पत्री जी 2005 में मुझे मिल गए थे। तो पीएसएसएम में, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में 18 प्रिंसिपल्स हैं जो ध्यानियों को करना होते हैं, करने चाहिए। तो उसमें से एक प्रिंसिपल है कि हमें दवाओं पे निर्भरता कम करनी है। तो मैं ये पढ़ता था, मैं मेडिटेशन सिखाने लग गया था। जिस साल मैं पत्री से मिला उसी साल से मैं ध्यान सिखाने लग गया। तो जब ध्यान सिखा रहे हैं तो अलग अलग टाइम पे जो हमारे स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइन है, वो भी बताते हैं कि दवाओं पे हमें अपनी निर्भरता कम करनी है। ये प्रिंसिपल तो है, लेकिन कैसे, प्रैक्टिकली क्या करना है। जब मेरे पास कोई पेशेंट आएगा ओपीडी में, तो मैं तो प्रिस्क्रिप्शन लिखता हूं, लोगों को मेडिसिन लिखता हूं, मेरा हर दिन का ये काम है। तो उपाय, सॉल्यूशन, अप्रोच कैसे होता है ये। अब किसी को पेन है तो मेडिटेशन करने से पेन तुरंत तो नहीं चला जाता है। तो इस तरह से अलग अलग लिटरेचर आए। तो लुई हे का लिटरेचर मेरे पास सबसे पहले आया, यू कैन हील योर लाइफ। और साथ ही साथ मेरे पास डॉक्टर ब्रायन वाइस की किताबें आई, थ्रू टाइम इनटू हीलिंग। डॉक्टर ब्रायन वाइस की 8 किताबें हैं, लेकिन थ्रू टाइम इनटू हीलिंग मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी है। तो उसमें डॉक्टर्स के लिए भी एक चैप्टर है कि डॉक्टर्स को किस तरह से सोचना चाहिए, इस स्पिरिचुअल साइकोथेरेपी को किस तरह से लेना चाहिए। तो वहां पर डॉक्टर ब्रायन वाइस तो लिख रहे हैं कि 60 से 70% बीमारियों को जब हम कर्मा पे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू काम करें, जब कर्मा बैलेंस हो तो हील हो सकते हैं, हो जाते हैं। बहुत सारी वहां पे भी जो लाइलाज बीमारियां लगती हैं, वहां पर रिजल्ट्स आ जाते हैं, है ना। स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ जो हमारा प्लेटफॉर्म है, वहां पर डॉक्टर विजय गिरधर, चंडीगढ़ के साइकेट्रिस्ट, उन्होंने ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला भी कि भले कोई बीमारी हो जिसको डॉक्टर ने बोला हो कि इसमें कोई होप नहीं है, लेकिन पीएलआर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, और ईएफटी, मेरा अनुभव है कि ये ऐसी मोडालिटीज हैं जो लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर सकती है, चमत्कार हो सकते हैं। तो डॉक्टर ब्रायन वाइस के लिटरेचर से, लुई हे के लिटरेचर से मेरे पास ये पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट आया। फिर पत्री जी ने मुझे 2012-13 में बोला कि स्वामी जी, पत्री जी सबको स्वामी जी कह के बुलाते थे ज्यादातर लोगों को, स्वामी जी आप फुल टाइम आप स्पिरिचुअलिटी में आए। तो पत्री जी ने तो बोल दिया कि स्वामी जी आप आए, लेकिन स्वामी जी क्या करेंगे, तरीका, प्रैक्टिकल तरीका तो पता होना चाहिए।
तो 2-3 साल मेरे लाइफ में थोड़े जद्दोजहद रहे कि मुझे क्या करना है, अल्टरनेटिव मतलब स्पिरिचुअलिटी में मैं क्या करूंगा। तो फिर मुझे किसी ने एक्यूपंक्चर सीखने के लिए बोला, तो मैंने एक्यूपंक्चर सीखा और एक्यूपंक्चर में मुझे अच्छे रिजल्ट दिखे कि किसी को पेन है तो अगर कॉम्बीफ्लैम जितना देर में काम करता है, हम ST36 पे LI11 पे निडल लगाते हैं, पेन कुछ मिनटों में चला जाता है, कम तो हो जाता है। LI4 पे करते हैं, हमारी बॉडी में कुछ है ऐसे पेन पॉइंट्स। तो एक्यूपंक्चर इक्वली क्विक रिजल्ट देता है एलोपैथी मेडिसिन जैसा। तब मैंने स्विच करने का सोचा और साथ में जो स्पिरिचुअलिटी में चक्रा हीलिंग, लुई है कि जो मैं कंसेप्ट मैं मेडिटेशन सिखाता था और डॉक्टर के पास तो इंक्वायरी करके लोग आते ही रहते हैं। तो जब मैंने अफर्मेशन लोगों को बताया और लोगों ने करना शुरू किया, रिजल्ट्स मुझे मिले, तो लगा हाँ ये पद्धति भी काम करती है। तो एक्यूपंक्चर और अफर्मेशन ये मैं सबसे शुरुआत में सबसे ज्यादा करता था। अब मैं पंचकोश पर काम करता हूं जो कॉन्शियसनेस हीलिंग है और इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मेरा तो अब ये मानना है व्यक्तिगत रूप से, दुनिया के दूसरे मेडिकल डॉक्टर हो सकता है इससे सहमत नहीं हो अभी, कि कॉन्शियसनेस हीलिंग, एनर्जी मेडिसिन, एनर्जी हीलिंग इज मोर पावरफुल देन एलोपैथी। जहां हम यहां पर इक्वली फास्ट रिजल्ट भी ले सकते हैं। हाँ, कुछ केसों में छोड़कर, अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, अगर फ्रैक्चर है तो अलग बात है, लेकिन जो रूटीन डिजीज मोडालिटीज होती हैं, एब्डोमेन पेन है, वोमिटिंग है, बॉडी पेन है, उस सब में इक्वली फास्ट रिजल्ट है जब हम पंचकोश को समझते हैं। तो हमें पेशेंट टू पेशेंट ना, हमें पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन आ रहा है कि हर एक पर्सन का अप्रोच अलग अलग होगा। हम एक नहीं बोल सकते कि अगर इनके घुटने में दर्द है और किसी और पर्सन के घुटने में दर्द है तो दोनों के लिए सेम ट्रीटमेंट होगा। वो व्यक्ति के लिए चक्रा ज्यादा गड़बड़ है और किस व्यक्ति का माइंड ज्यादा निगेटिव है। जिसका माइंड ज्यादा निगेटिव है उसके माइंड पर पहले काम करना पड़ेगा। जिसकी एनर्जी डिस्टर्ब्ड है उसके लिए हम उसके नाड़ी पे एक्यूपंक्चर के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से या चक्रा पे पहले काम करेंगे। तो क्योंकि रिजल्ट्स कहां मिलते हैं, जहां रिजल्ट्स मिलते हैं उससे हमें समझ में आता है। तो शुरुआत में मेरे पास जद्दोजहद रही थी, रहा था, लेकिन अब नहीं है। अब तो मैं हर डिजीज को, कोई भी डिजीज हो तो उसको मैं कॉन्शियसनेस मेडिसिन, एनर्जी मेडिसिन से भी ज्यादा अब मैं कॉन्शियसनेस मेडिसिन पर आ गया हूं। हम अपने ब्रेन वेव को चेंज करें, हीलिंग होती है। चक्रास पे भी काम हमें बाद में करना है, कम करना है। ज्यादा हमें अपने माइंडसेट को, ब्रेन वेव को, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को चेंज करना है। तो कंफ्लिक्ट अब मेरे जीवन में नहीं है। थैंक यू डॉक्टर रंजन ये शेयर करने के लिए। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में आजकल एक कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, नया कोर्स, जिसका नाम है बॉडी माइंड मेडिसिन। अभी शायद दुनिया इस सत्य को स्वीकार कर रही है कि मानसिक रूप से जो हमारी शक्ति है और हम अपने मन में क्या सोचते हैं, उसका शारीरिक जो हमारा रूप है उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं तो शरीर में भी जो व्याधियां हैं, डिजीजेस हैं, उनका शायद कम हो जाएगा, उनका इंसिडेंस। और लाइफस्टाइल मेडिसिन जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ उसमें भी यही बताया जाता है कि रूट कॉज जो है, कारण क्या है बीमारी का, उसे एड्रेस किया जाए और सिम्टम्स को एड्रेस किया जाए। और डॉक्टर रितु, आज जो आप केस हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपका, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो जब आप उस केस के बारे में बताएंगे तो पता चलेगा कि कैसे हुआ ये, और आपका क्या इसमें विचार है कि जो भी एंड रिजल्ट था उस केस का, वो क्यों, कैसे मिला आपको, उसके पीछे क्या पूरा था प्रणाली जिसने काम किया। लेकिन उससे पहले मैं एक और भी बात आपसे पूछना चाहती हूँ। सबसे पहला सवाल तो वही कि ऑनलाइन या इन पर्सन आप व्यक्ति को देख करके इलाज करती हैं या जिसे कहते हैं टेलीफोन पे कॉल करके या जूम से भी इलाज करती हैं? आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है? सबसे पहले उसी का जवाब दीजिए। जी, मैं ये मानती हूँ कि हमको शरीर के साथ साथ उसका जो जैसे मेंटल स्टेट है और जो उनकी ऊर्जाओं में डिस्टरबेंस हुआ है
उसको हील करना है, उसको बैलेंस करना है। और ऊर्जा के लिए कोई डिस्टेंस मायने नहीं रखता, वो हम किसी भी डिस्टेंस पर करते हैं। तो मैं ऊर्जाओं को बैलेंस करती हूँ, उसके लिए एक डिसिप्लिन होना चाहिए और भरोसा होना चाहिए। तो पेशेंट के साथ जो भी हम बात कर रहे हैं वो इन पर्सन है या ऑनलाइन है, तो डेफिनेटली मैं ऑनलाइन पर ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि बता दिया मैंने ऊर्जा वाला फंडा जो है, एंड उसके साथ में एक कनेक्शन होना चाहिए, उसको बिलीव होना चाहिए, वो रेडी होना चाहिए। रेडीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब वो रेडीनेस है और वो कनेक्ट है हम अपने साथ में जो भरोसे के साथ में, तो वो हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट के साथ में बहुत अच्छा इफेक्ट लेकर आते हैं। थैंक यू जी डॉक्टर रितु, इससे पहले कि आप अपना केस के बारे में बात करें, मैं एक और बात आपसे जानना चाहती हूँ कि जो हम फास्टिंग करते हैं, जब खाना खाए बिना हम रहते हैं, तो पहले शुरुआत तो उसी से हुई थी, धार्मिक कारणों से लोग फास्ट करते थे, व्रत करते थे। आजकल ये बहुत बड़े रूप में थेरेप्यूटिक फास्टिंग, यानी कि बीमारियों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए फास्टिंग का प्रचलन है। बहुत सारे डॉक्टर्स भी इसको एडवाइस करते हैं। आपको लगता है कि फास्टिंग का कोई रोल है स्पिरिचुअल हीलिंग में या मेंटल स्ट्रेंथ में, यानी कि मानसिक शक्ति बढ़ाने में, या आपकी स्पिरिचुअल जो हीलिंग होती है उसमें कोई रोल है फास्टिंग का? जी डॉक्टर विनीता, बहुत इम्पैक्ट होता है फास्टिंग का हमारे बॉडी के ऊपर। जब हम उसको खाने में थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हैं, मीनिंग भूखे रहना इज नॉट अ फास्टिंग, हम उसको डिफरेंट तरीके से, जब शरीर को एक पार्शल अमाउंट में हम उनको फूड दे रहे हैं, थोड़ा कभी फ्रूट्स के रूप में, कभी जूसेस के रूप में, कभी वाटर के रूप में, तो वो भी फास्टिंग ही है। एंड फास्टिंग हमेशा जो मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ, जो व्यक्ति आ रहा है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है उसके बेस पर, एंड साथ में उसका एज क्या है और उसकी एनवायरनमेंट क्या है और उसका मेंटल स्टेट, ये तीनों चीजों को पहले चेक करने के बाद ही फास्टिंग रिकमेंड करती हूँ मैं। एंड फास्टिंग का स्पिरिचुअल जो आपने पूछा, जो उसका एस्पेक्ट और बेनिफिट है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है। बिकॉज हम जब मन से हम शांत होते हैं, वो हमारी फास्टिंग है, राइट? हम मौन में हैं, वो हमारी फास्टिंग है। हमारे विचारों को हम थोड़ा रोक रहे हैं, थाम रहे हैं। जब हमारे विचार रुक रहे हैं तो हमारा जो प्राणा है, लाइफ और एनर्जी, उसका प्रवाह प्रॉपर से हमारे बॉडी में हो रहा है, हमारे माइंड के ऊपर उसका इफेक्ट आ रहा है, हम उससे कनेक्ट हो पाते हैं। जैसे अभी यहाँ मास्टर शेयर कर रहे थे कि उनको ये एक्सपीरियंस आया, ये दिखा, ये हुआ, सो एंड सो, तो वो कुछ हो रहा है जीवन की भागादौड़ी में, हमको नहीं दिखता है। तो फास्ट में थोड़ा सा रुक रहे हैं, हम अपने साथ आ रहे हैं उस मौन में, उस शांति में, तो वो स्पिरिचुअल हमारी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है और सोल के साथ हमारा कनेक्शन अच्छा खासा हम फील कर पाते हैं। तो स्पिरिचुअली और हम सोलफुली फास्टिंग को ऐसे अपना महत्व देते हैं। डॉक्टर रितु, ये बात मेरे लिए भी बहुत नई थी। मैंने आज डॉक्टर रितु ने जो बताया उससे बहुत सीखा है कि स्पिरिचुअल लेवल पे फास्टिंग के बहुत सारे फायदे हैं। और डॉक्टर रितु, इसी नोट पे आज आपका जो आप केस डिस्कस करने जा रहे थे, हम उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि आई एम श्योर हर कोई इंतजार कर रहा है ये देखने के लिए कि कैसे आपने इन महिला को मदद किया अच्छे से ठीक होने में। ये 35 इयर्स की फीमेल हैं जिनको हैवी, हमारे जो यूएस में बहुत स्नोफॉल था, हैवी -30 टेम्परेचर था, वॉक करके ऑफिस जा रही थी वो, और थोड़ा थोड़ा उनको नी में पेन था। अचानक से वो ऑफिस नहीं जा पाई एंड कॉफी शॉप पर ही उनको रुकना हुआ। और उनका जब उन्होंने अपना हेल्प लिया मेडिकल और इन्वेस्टिगेट किया, स्कैन किया, तो फाइंडिंग्स उनका मेनिस्कस टीयर था राइट नी में, जो मीडियल। देन फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया बिकॉज वो सर्जरी में नहीं जाना चाहती थी। सर्जरी ही जो दूसरे मेडिसिन सिस्टम है उन्होंने उनको प्रिस्क्राइब किया था, बट जब उन्होंने कांटेक्ट किया मेरे से, तो उनकी जो भी कंडीशन थी उसमें उनके बॉडी, माइंड और सोल तीनों का जो हमारा नेचुरोपैथी का प्रिंसिपल है
उसको ध्यान में रखते हुए उनके लिए मैंने एक पर्सनलाइज डाइट और जो उनको हेल्प करे उनको हील होने में वो किया। कुछ कलर थेरेपी का, मैग्नेट थेरेपी का, एक्यूपंक्चर का मैंने उसमें यूज किया। चक्रा हीलिंग को मैंने उसमें इंक्लूड किया। इमोशनल हीलिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट थी इस पेशेंट के लिए, उसको भी मैंने उसमें इंक्लूड करते हुए उनके लिए सारा पूरा एक कि जो उनका एक टीयर था जो नी पर, उसको नहीं, पूरे बॉडी को जो उनका जो सिस्टम डिस्टर्ब हो गया था उसको हमने बैलेंस करते हुए हील किया, मीनिंग कंप्लीट हील। साथ में उनको डायबिटीज और ओबेसिटी भी थी, तो उस पर भी अच्छा खासा वर्क हुआ, जिसके लिए वो मेडिसिन भी ले रहे थे। बट 3 मंथ्स में उनके इतने अच्छे रिजल्ट हुए क्योंकि उन्होंने उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया, भरोसा रखा। जब 3 महीने के बाद स्कैन हुआ वापस से उनके MRI में, डॉक्टर ने पूछा आपने कहाँ पर सर्जरी किया है, जस्ट सबमिट कीजिए। तो एवरीवन वाज शॉक्ड कि विदाउट सर्जरी ये कैसे हो सकता है। बिकॉज होता है ना कि नीज का बहुत ज्यादा अभी ऐसा आ गया है। अभी रिसेंटली यहाँ आने से पहले एक और पेशेंट थे, मेनिस्कस का ही है, तो बहुत नी में थोड़ा पेन आ रहा है तो चेंज करवा लीजिए, घुटने बदलवा लीजिए, वैसा वाला फैशन चल गया है। फैशन ही बोल रही हूँ मैं इसको क्योंकि बहुत है, कॉमन हो रहा है। और हमको यही बस बताया जा रहा है कि कोई इसका उपाय नहीं है, आपको तो चेंज करना पड़ेगा अपने घुटने को, या फिर जिंदगी भर उसके साथ में ही दर्द के साथ में रहना है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है, मींस लैक ऑफ अवेयरनेस, राइट, पता नहीं है हमको कि ये भी हो सकता है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो इन पेशेंट के साथ हमने कंप्लीट जो इनका एक होलनेस को लेकर आए उनके साथ, और हमने उसको फिर पूरे बॉडी को हील किया और इनका मेनिस्कस ट्रीट हो गया। डॉक्टर रितु, आपको क्या लगता है, आपकी नजर में क्या हुआ था? 3 महीने में कैसे हील हो गया मेनिस्कल टीयर? मेनिस्कल टीयर एक हमारे घुटने के बीच में एक पतली सी सॉफ्ट सी हड्डी के जैसी कार्टिलेज होती है, तो वो टीयर हो गई। तो आप सोचिए, चलने फिरने में घुटने का इस्तेमाल तो होता ही है, तो कितना दर्द होता होगा, और चलना भी उनका लिमिट हो गया होगा, लेकिन चले बिना रह भी नहीं सकते। उसके बावजूद में 3 हफ्ते के अंदर ये हीलिंग कैसे हो गई, हम डॉक्टर रितु से जानते हैं। अभी मैं करेक्ट करूंगी, 3 हफ्ते नहीं 3 महीने डॉक्टर विनीता। यस, या इट्स ओके, बिकॉज कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो हाँ, पेन तो बहुत था, जैसे मैंने बताया कि उनको कॉफी शॉप पे ही रुकना हो गया, मीनिंग वो हिल भी नहीं पा रही हैं। उनका बिलीफ सिस्टम था सबसे नंबर 1 कि मैं नेचुरोपैथी से हील हो सकती हूँ, मैं इसको ट्रीट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आपका बिलीफ सिस्टम वर्क करता है, और उन्होंने पूरे डिसिप्लिन के साथ जो भी उनको बताया जा रहा था उसको फॉलो किया। तो जब आपका बिलीव है तो बॉडी अपने आप ही आपका वो ऐसे एनवायरनमेंट में आ जाती है, आपका माइंड वो केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और आपका बॉडी उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, और हीलिंग अपने आप स्टार्ट हो जाती है। और साथ में जो इमोशनल हीलिंग की मैंने बात की, इन पेशेंट के साथ में मैंने देखा, बीइंग अ नेचुरोपैथ, हम कोई भी एक्सीडेंट है या बीमारी है, हम उसके रूट में जाते ही हैं। तो जैसे इनका घुटना था, मीनिंग जो हमारे लोअर चक्रास होते हैं उनसे, उनके साथ में बहुत कनेक्शन मैंने देखा उनका, उनके इमोशंस का। उनको फियर था लाइफ को लेके, आगे उनके कुछ जॉब एंड ऑल, तो फियर है उनको, और थोड़ी रिजिडिटी भी थी, जो कैसे उनके बॉडी रिप्रेजेंट कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है एक मूवमेंट, फ्लो नहीं आने में। तो एंड उनका वेट भी ज्यादा था, तो ओवरऑल जैसे बर्डन भी था। फिजिकली उनको वेट के रूप में बॉडी दिखा रही है, लेकिन इमोशनली वो बर्डन थी अपने इमोशन से। तो इमोशनली बहुत वर्क किया, इमोशनली उनको फ्री किया। साथ में जो एनवायरनमेंट उनको मिलता गया तो बॉडी ने अपनी हीलिंग स्टार्ट कर दी। हमने उनको कार्टिलेज रिपेयर के लिए मैंने उनको स्पेशल डाइट सजेस्ट किया, इन्फ्लेमेटरी डाइट, लो जीआई डाइट, उनके जो डायबिटीज में हेल्प किया, उनके ओबेसिटी में हेल्प किया। तो ऐसे उनकी रिकवरी 3 मंथ्स में फास्ट हो गई।
बहुत ही अच्छा काम था ये, उनकी लाइफ आपने बदल दी, उनका जीवन पूरा बदल गया। मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर ऋतु, डायबिटीज आपने बताया, इसके अलावा क्या कोई हार्ट डिजीज या कोई और बीमारियां, डायबिटीज का तो आपने बताया है कि मेडिसिन था, उसके अलावा और कोई बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस या कुछ था जिसके लिए वो दवाई ले रहे थे, इसके अलावा? ऑस्टियोपोरोसिस तो एक पार्शली हम मान सकते हैं, मेन उनका ओबेसिटी था, वेट बहुत ज्यादा था, जिससे उनके ओवरऑल हार्मोन एंड मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस आ गया था। तो मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करना, तो बॉडी के ऊपर जो ओवरलोड आ रहा है उससे वहां पर रिलैक्स आया था। और इमोशनल पर तो मैंने बताया, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था, फियर फैक्टर बहुत था इस पेशेंट के अंदर, तो जो उनको आगे जाने से रोक रहा था, तो उनके इस जो नी के रूप में बाहर आया। एंड जैसे आपने बोला कि कोई भी डिजीज है, डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, या जैसे डॉक्टर रंजन ने अभी बताया कि एक्सीडेंट में यदि आपका बोन भी ब्रेक हो गया है, तो विदाउट एनी प्लास्टर, जो बाहर के जो भी प्रोसीजर होते हैं दूसरे मेडिसिन सिस्टम में, मैंने वो भी किया है। जो एलोपैथ में प्लास्टर्स देते हैं, उसके बिना नेचुरोपैथी से उनको भी हमने, फ्रैक्चर्स को भी हमने पूरा हील करते हुए उसको भी जोड़ा है। तो मेरी आज के, थैंक यू, आज जिस एरिया में मैं वर्क करती हूँ, कोई भी ऐसी डिजीज मैं नहीं मानती हूँ जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इवन एक्सीडेंटल केसेस पर भी मैंने बहुत अच्छा वर्क किया है। सो नेचुरोपैथी का सिद्धांत ही ऐसा है फ्रेंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि मानसिक हमारी स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और इमोशनल स्वास्थ्य, ये भी अच्छा होना जरूरी है। अच्छी भावनाएं रखना चाहिए अपने इमीडिएट जो आपके फैमिली मेंबर हैं, आपका समाज है, और भगवान से कनेक्शन होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है शायद यहाँ पे। डॉक्टर ऋतु, मैं ये जानना चाहती हूँ कि 3 महीने के बाद में जब उनकी हीलिंग हो गई और जब वो डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने कंफर्म किया कि पूरी तरह से हील हो गई हैं वो, उसके बाद में क्या आपने उन्हें कुछ सावधानियां बताई आगे के लिए, ताकि आगे उन्हें इस तरह की कोई समस्या ना हो? और साथ में उसके बाद में आप हमारे अतिथि गणों के लिए 3 टिप्स प्लीज शेयर कीजिए कि अपने हड्डियों की और जॉइंट्स की हेल्थ के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, ताकि इस तरह का कोई प्रॉब्लम का सामना उन्हें ना करना पड़े। तो हड्डियों के लिए सबसे अच्छा जो हमारा मेडिसिन है, दैट इज मोशन इज लोशन फॉर योर बोन्स। तो थोड़ा मोशन में आए, मूवमेंट में आए। मूवमेंट एक्सरसाइज जो हम करते हैं उससे हमारी बोन स्ट्रेंथनिंग बहुत ज्यादा इम्प्रूव होती है। बैठे रहना, लेजीनेस में होना, तो वो हमारी हड्डियों को कमजोर करता है। सनलाइट, डेली आप 15 मिनट सनलाइट लीजिए, और विटामिन डी का जो हमारा एब्जॉर्प्शन है उसको भी, और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी वो हेल्प हो जाता है। प्रॉपर बैलेंस डाइट लें जिसमें आपके सीड्स एंड नट्स इंक्लूड हो, अल्कलाइन फूड हो। और नंबर 1 सबसे बहुत इंपॉर्टेंट डाइट के लिए जो बात होती है कि हमारा आहार संतुलित और प्राकृतिक और शाकाहार हो। तो यदि हम ऐसा अपना डाइट ले रहे हैं, हमारा माइंड, क्योंकि इसको हम प्रैक्टिसेस जो बोलते हैं माइंड के लिए ना, कि ग्रेटिट्यूड में होना, हमको लव में, जॉय में होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भी हम प्रैक्टिसेस करें। फियर है, हमको ईगो है, कुछ ऐसे जेलसी है, ये सब डे टू डे लाइफ में आता जाता रहता है, तो उसको भी हम डिटॉक्स करें। अपने बॉडी के साथ साथ माइंड की डिटॉक्सिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम बैलेंस डाइट लें, 15 मिनट डेली हम अपना सन एक्सपोज करें, और उसी में हमारा विटामिन डी और कैल्शियम भी हमारे बॉडी में आ जाएगा। एंड नंबर 3, हम अपनी इमोशनल क्लिंजिंग करें।
जो भी हमारा क्लिटर आ रहा है, डेली शाम को मेडिटेशन करें, सोने से पहले हम बैठें कि आज हमने क्या एक्स्ट्रा ऐसा टॉक्सिन्स के रूप में अपने माइंड में ले लिया है, तो उसको लेट गो करते हुए हम ग्रेटिट्यूड में फॉरगिवनेस की प्रैक्टिसेस करते हुए वो भी डिटॉक्स कर दें और एक पीसफुल माइंड के साथ हम सो जाएं। तो ये 3 प्रैक्टिसेस हमको हील कर सकती हैं, हेल्दी रख सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर रितु, बहुत अच्छा केस प्रेजेंट किया डॉक्टर साहब ने। तो आई थिंक एक राउंड ऑफ अप्लॉज बहुत अच्छी वाली तालियों का बनता है। थैंक यू। डॉक्टर रितु ने जो बताया हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, उसमें एक चीज ने मेरा ध्यान एकदम से आकर्षित किया, वो था नट्स एंड सीड्स रोज खाना। तो एक मुट्ठी भर के रोज मिक्स्ड आपके जो नट्स एंड सीड्स हैं, अगर हम वो खाते हैं तो उसमें हमें कैल्शियम भी मिलता है, हमें उसमें प्रोटीन भी मिलता है जो कि बहुत ज़रूरत है जिसकी हड्डियों को, और उसके अलावा उसमें बहुत सारा फाइबर होता है जो हमें मानसिक रूप से शांत रखता है। तो ये एक मैंने एज अ लाइफस्टाइल मेडिसिन डॉक्टर इसमें एक इनपुट डॉक्टर रितु के केस में ऐड कर दिया है। अब बात करते हैं कैंसर की। कैंसर हमने सुना है कि बहुत मुश्किल है इसे ठीक करना, लेकिन डॉक्टर रंजन ने ये चमत्कार करके दिखा दिया, और वो भी बहुत एडवांस लेवल के कैंसर केस में, और वो भी ऐसा कैंसर जो जल्दी जल्दी नहीं ठीक होने की उसकी एक जिसे कहते प्रतिष्ठा है, कोलोरेक्टल कैंसर। डॉक्टर साहब ने एक केस किया है स्टेज 3 कोलोरेक्टल कैंसर पे। हम डॉक्टर साहब से और इसके बारे में सुनते हैं। डॉक्टर रंजन, जो भी हम ये सुना हमने डॉक्टर रितु के केस के बारे में, उससे पहले उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी। बॉडी माइंड मेडिसिन का बेसिक जो क्रक्स है वो यही है कि मानसिक रूप से जो आपके विचार हैं वो आपके शारीरिक स्वास्थ्य को असर करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये बात सच है? बिल्कुल, ये बात 100% सच है। और जो सर्जिकल बीमारी को डॉक्टर रितु ने ठीक किया है, इस पे वर्ल्ड वाइड भी और भी कई सारे डॉक्टर काम कर रहे हैं। मैं 2 डॉक्टर का वर्क यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा। ऑस्ट्रेलिया में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर इयान हैरिस। वो सिडनी में गवर्नमेंट सेटअप में प्रोफेसर हैं, सर्जरी करते हैं, वो रेगुलर सर्जन हैं। लेकिन साथ ही साथ वो यह भी बात बोलते हैं, बताते हैं कि दुनिया में जितनी सर्जरी हो रही हैं उसमें से आधी से ज्यादा सर्जरी यूजलेस है, वो उसके पीछे एविडेंस नहीं है, फिर भी सर्जरी हो जा रही है, सर्जन किए जा रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, सर्जरी द अल्टीमेट प्लेसिबो। एक सर्जन ने किताब लिखी है, सर्जरी द अल्टीमेट प्लेसिबो। प्लेसिबो का मतलब होता है विश्वास। आप चूंकि विश्वास कर रहे हैं इसलिए आपको फायदा हो रहा है। तो ये जो इंडेक्स मेडिकल जर्नल में भी इस बुक का रिव्यू छपा हुआ है। मीन्स इट इज ए वेरी स्टैंडर्ड बुक और स्टैंडर्ड फीडबैक है उस पर। तो मैं अपने एक सर्जन फ्रेंड को किताब मैंने गिफ्ट भी किया था। और दूसरा डॉक्टर का वर्क यहाँ पर रिलेटेड डॉक्टर जो डिस्पेंजा का। डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो है, उनका स्पाइन फ्रैक्चर हो गया था। एक वो साइकिलिंग कर रहे थे और उनका एक एक्सीडेंट हो गया 4 व्हीलर से, और उनके स्पाइन के 4 वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो गए। और उस मेजर फ्रैक्चर, स्पाइन फ्रैक्चर को उन्होंने बिना सर्जरी अपने आप में हील किया, 3 महीने लेटे लेटे विजुलाइजेशन मेडिटेशन करके, स्पेस मेडिटेशन करके। और फिर उसी समय उन्होंने ये ऐसा सोचा था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं इसको अपना करियर बनाऊंगा। वो कायरोप्रैक्टर थे, तो उन्होंने अपना प्रोफेशन स्विच किया मेरी तरह, और उन्होंने स्पिरिचुअल हीलिंग पे पूरी तरह से काम किया। और वो तो पूरी दुनिया में एक लीडिंग स्पिरिचुअल रिसर्चर और मेडिटेशन टीचर है आज के दिन में। उन्होंने 4 किताबें लिखी हैं, और यू आर द प्लेसिबो उनकी सबसे अच्छी बुक है। यू आर द प्लेसिबो, आप विश्वास से जीते हैं, आपकी बीमारी विश्वास से है, आपकी चिकित्सा विश्वास से है ना। और उसमें वो एक रिसर्च मेंशन करते हैं जो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन भी अपने बुक में मेंशन किया है। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हुए ब्रूस मोसले। तो जब वो आर्थ्रोस्कोपी होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो वो ये समझना चाहते थे कि हमारा कौन सा स्टेप्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो उन्होंने अलग अलग 10 पेशेंट्स में
अलग अलग ऐसा किया कि वो कोई स्टेप्स नहीं कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कंट्रोल के लिए कोई एक ऐसा पेशेंट भी रखा जिसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस ऊपर से सब सर्जरी का नाटक था, स्किन पे इंसिजन भी थे, लेकिन इंटरनली कोई प्रोसीजर नहीं किया गया। मजेदार बात थी कि वो पेशेंट भी ठीक हो गया। तो डॉक्टर ब्रूस मोसले बस सरप्राइज की ये क्या हुआ। डॉक्टर ब्रूस मोसले ने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। पहले उन्होंने 10 पेशेंट के साथ किया था, इस बार उन्होंने लगभग 200 पेशेंट के साथ किया। और इस बार भी उनकी फाइंडिंग सेम थी कि कुछ पेशेंट्स के ऊपर जब उनकी सर्जरी नहीं की जा रही है, उनको बस ये आभास कराया जा रहा है कि सर्जरी हो रही है, तो पेशेंट ठीक हो जा रहा है। एक सीनियर सिटीजन जो स्टिक्स लेके चला करते थे, उनकी जब ऑस्टियोआर्थराइटिस की सर्जरी हुई उसके, और उनके केस में चूंकि कंट्रोल हमें पता है उधर कि उनकी सर्जरी नहीं हुई, लेकिन सर्जरी का वो जो प्लेसिबो हुआ उसके बाद उनकी सर्जरी छूट गई, उनकी छड़ी छूट गई और वो चलने लग गए। ये सारी बातें मेडिकल जर्नल में पब्लिश्ड हैं, ये सिर्फ ऐसे ही बातें नहीं है ना, स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोटोकॉल के साथ हैं, तभी स्टैंडर्ड मेडिकल जर्नल में पब्लिश होगा। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने यू आर द प्लेसिबो में मेंशन किया है, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में मेंशन किया है, उनके कारण मुझे ये बात पता है। तो सर्जिकल बीमारियों में को भी हम हील कर सकते हैं, और डॉक्टर ऋतु ने किया है। अतिथि गणों के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, एक टर्म होती है जिसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है कि जब आप किसी चीज पे बहुत अंदर से विश्वास करते हैं कि जैसे आपको कोई तकलीफ है और आप अपने मन से उसको मान रहे हैं कि नहीं ये हमारा ठीक हो रहा है, तो वो सच में ठीक हो जाता है। कैसे हो जाता है कि आपका जो ब्रेन है वो इस तरह के सेक्रीशंस प्रोड्यूस करता है जो कि आपके शरीर में, सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि उस स्थान पे जहां पे आपको तकलीफ है वहां हीलिंग का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे करके अगर आपको इलाज में सिर्फ एक ग्लूकोज की भी टैबलेट दी जा रही थी तब भी आप ठीक हो जाते हैं। हमारे शरीर में सेल्फ हीलिंग की इतनी ज्यादा क्षमता है और यही आज का हमारा टॉपिक भी है। तो अब हम डॉक्टर रंजन से पता करते हैं कि स्टेज 3 कोलोरेक्टल कैंसर को कैसे उन्होंने हील किया अपने ऑल्टरनेटिव थेरेपी सिस्टम के मदद से। डॉक्टर रंजन। स्पिरिचुअल लिटरेचर, लुई हे, डॉक्टर ब्रायन वाइस, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन इत्यादि बुक्स को पढ़ के पत्री जी से सुन सुनकर यह बात तो समझ में आ गई थी कि कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है। और मैं पिछले 10 साल से फुल टाइम इस एनर्जी मेडिसिन पर काम कर रहा हूँ, पेशेंट देखता हूँ, हर तरह के पेशेंट देखता हूँ। तो मैंने भी ये बोलता था कि हम कैंसर को भी हील कर सकते हैं। और ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा रेक्टम का ये पेशेंट जब कोविड का लॉकडाउन था उस समय इन्होंने मुझे अप्रोच किया। हमारी एक कॉमन वेल विल्सर हैं जो क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने रिकमेंड किया था मेरा नाम। तो फिर पहले मैं मेडिटेशन कराता था रेगुलर, तो पहले उन्होंने मेरा मेडिटेशन सेशन रेगुलर सुना, क्योंकि ट्रस्ट एक बड़ा फैक्टर होता है जो पेशेंट डॉक्टर पे कर पाए। तो फिर उन्होंने मेडिटेशन प्रोग्राम कुछ दिन अटेंड करने के बाद उन्होंने अपना केस मुझे बताया, और फिर चूंकि वो दिल्ली की ही थी तो मैं उनके घर पे जाके मैंने ट्रीटमेंट दिया। वैसे मैं ऑनलाइन करने के लिए भी तैयार था, ऑनलाइन ही हो जाता है, ऑनलाइन भी उतना ही इक्वली इफेक्टिव रिजल्ट है। तो कार्सिनोमा रेक्टम है तो यहां पर हम होल पर्सन को देखते हैं, होल बॉडी को देखते हैं, न सिर्फ लोकलाइज्ड की बात नहीं है। उस व्यक्ति की माइंडसेट में निगेटिव माइंडसेट क्या है, तो जो फियर है, जो अपने भीतर गिल्ट की भाव है, जो भी अनहेल्दी इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको चेंज करने के लिए मैं EFT, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग करता हूं। इमोशनल फ्रीडम टैपिंग जो है ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। और इमोशनल फ्रीडम टैपिंग में हम अलग अलग पॉइंट्स पे टैप करते हैं और जो निगेटिव स्टेटमेंट्स को रिलीज करने का स्टेटमेंट है वो बुलवाते हैं। तो लुई है जो है वो पॉजिटिव हीलिंग के लिए सेल्फ लव से शुरुआत करती है, आई लव माई सेल्फ, वो भी मैंने करवाया। इसको मिरर वर्क कहा जाता है। मैं अपने हर एक पेशेंट को मिरर वर्क बताता हूं, आईने के सामने खड़े होकर
आपको अपने आप से बोलना है, मैं खुद से प्यार करती हूँ। और ये मिरर वर्क, मिरर एक्सरसाइज इतना इंटरेस्टिंग है कि करते करते भी स्माइल आ जाती है। और लेकिन मुझे ऐसे भी पेशेंट मिलते हैं, इस पेशेंट के मामले में ऐसा नहीं था, कि कुछ लोग अपने से सेल्फ लव इतना कम है कि वो अपनी आंखों में अपने आप को देखकर प्रैक्टिस नहीं कर पाते, कुछ उनको दिक्कत आती है। तब फिर वहां पर योग निद्रा और ब्रेथ वर्क, जो मेडिटेशन प्रैक्टिस है, मैंने अनुभव से पाया है कि जिन मेडिटेशन करना जिनको मुश्किल लगता है, वो अगर योग निद्रा करते हैं, अगर ब्रेथ वर्क करते हैं, तो उनका फिर ध्यान लगने लग जाता है। तो मैं अपने ज्यादातर पेशेंट्स को पहले योग निद्रा ही रिकमेंड करता हूं कि 1 वीक या 1 मंथ योग निद्रा करने के बाद फिर आप आए मेडिटेशन में। क्योंकि आंख बंद करके बैठना है, जिसके मन बहुत परेशान है, बॉडी में पेन है, उस कैंसर पेशेंट को एक रेडियोथेरेपी भी हो चुकी थी। तो या तो कैंसर की वजह से या रेडियोथेरेपी की वजह से बॉडी में बहुत पेन था, जलन की, बॉडी में बर्निंग सेंसेशन थे। तो जिस इंसान को बहुत पेन हो रहा हो, बर्निंग सेंसेशन हो बॉडी में, वो तो आंख बंद करके 2 मिनट भी नहीं बैठ सकता, उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है आधे घंटे बैठना। तो ऐसे व्यक्ति को योग निद्रा, क्योंकि उसमें हम बॉडी के एक एक पार्ट को फील करना होता है, तो इसको मेडिकल में प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन बोलते हैं। तो योग निद्रा मैंने करवाया, आनापानसति मेडिटेशन भी था कुछ दिनों के बाद, और ब्रेथ वर्क, ट्रांसेंडेंटल ब्रेथ वर्क, जिसको मेडिकल में होलोट्रोपिक ब्रेथ वर्क ज्यादा काम करते हैं। ये आपके लिए भी शायद नया होगा। ट्रांसेंडेंटल ब्रेथ वर्क पे एक साइकेट्रिस्ट हुए, डॉक्टर स्टैनिस्लाव ग्रोफ, उन्होंने 30 साल अपना पूरा जीवन दिया है इसको रिसर्च करके डेवलप करने में। वो ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, ट्रांसपर्सनल साइकोथेरेपी के अंदर ज्यादा आता है। तो उनका टर्म जो है वो होलोट्रोपिक ब्रेथ वर्क है। सामान्य म्यूजिक होता है, उस म्यूजिक के साथ लगातार सांसें लेनी और छोड़नी होती है। और जब हमारी सांसें और हमारे इमोशन, माइंडसेट जुड़े हुए हैं, तो जब अलग ब्रीदिंग रिदम आता है, जब आपको कभी गुस्सा आया था, जब कभी डर लगा था, उस समय जो आपका ब्रीदिंग पैटर्न था, जब वो ब्रीदिंग करते करते जब आपका ब्रीदिंग पैटर्न भी वो होगा, तो वो इमोशन ट्रिगर होते हैं, वो सरफेस पे आते हैं, पुरानी बातें याद आती हैं। और फिर चूंकि लगातार सांसें ले ही रहे हैं, तो वो इमोशन रिलीज होता है। बाद में पेशेंट से हम पूछते भी हैं कि क्या हुआ, डेली पूछते हैं या कभी वीकली पूछते हैं कि आपको ब्रेथ वर्क के दौरान क्या सरफेस पे चीजें आई। तो अलग अलग मेमोरी ट्रिगर होती हैं जो जिन्होंने दबा दिया था, जो उनको ठीक नहीं लगा था, तो फिर काउंसलिंग करके और फिर ईएफटी के द्वारा वो हम हील करते हैं। तो मेजर वर्क जो है वो कॉन्शियसनेस पे होता है, सबकॉन्शियस माइंड पे होता है ईएफटी के द्वारा। इमोशनल फ्रीडम टैपिंग, अब इमोशनल फ्रीडम टैपिंग में भी जो पॉपुलर वर्जन है उसमें सिर्फ 10 पॉइंट पर काम करते हैं। लेकिन चूंकि मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूं, एक्यूपंक्चर का भी मैं थोड़ा डेमो देना चाहूंगा। कोई 3 वॉलंटियर आगे आ जाएं, उनका कोई भी बीमारी हो, जस्ट एक एक्यूपंक्चर निडल की क्या ये काम करती है, बहुत लोगों ने नहीं कराया होगा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। जस्ट 3, ज्यादा मत आइएगा, 3 लोग आए। जस्ट कि मैं क्या करते हैं इसमें, एक बहुत बारीक सुई होती है जो सिर्फ एक बार यूज की जाती है, इसलिए कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं है। क्या कोई हेल्थ प्रॉब्लम बताइए अपनी? ज्वाइंट्स पेन है, ठीक। ज्वाइंट्स पेन होता है जिन लोगों को, उसके लिए हम 2 पॉइंट यूज करते हैं, LV3, LU5, है ना। तो LU5 हाथ में है, इसलिए करना ज्यादा आसान है, तो मैं कर देता हूँ। घुटने में दर्द होता है, सांस छोड़िए, दर्द हुआ क्या? ये माइक पे बता दीजिए, बहुत लोगों को भ्रम है। नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। सुई का नाम आता है तो बहुत लोग सोचते हैं कि दर्द होगा। मेरे पास पेशेंट ऐसे आ जाते हैं कि सुई के कारण मैं नहीं आ रही थी, लेकिन अब तकलीफ है तो आना पड़ता है। तो इस निडल में चूंकि कोई इंजेक्शन नहीं देना, कोई ब्लड सैंपल नहीं लेना, तो बहुत फाइन है, बहुत पतली है, इसलिए इसमें पेन नहीं होता है। थैंक यू, आप जा सकते हैं। आधे घंटे बाद निकालिए, अभी रख दीजिए, आपको फायदा हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा। नहीं हूं, लेकिन ये चीज मैं यूज करता हूं। आप जा सकते हैं। बस ये डेमो देना था, पूरा ट्रीटमेंट में नहीं कर रहा हूं। इस तरह से सुई लगती है, दर्द आपको भी दर्द नहीं हुआ ना? आपको क्या है? आपको भी वही शोल्डर पेन है? शोल्डर पेन कब से है? ज्यादा टाइम हो गया, 6 महीना से ज्यादा।
तो ये तो हल्का हुआ, नहीं तो हाथ हिल नहीं रहा था। Li4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये पेन पॉइंट भी है। बॉडी में कहीं भी पेन हो, इस Li4 पे नीडल करते हैं तो पेन तुरंत कम होता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए होगा, वो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कॉम्बीफ्लैम या कोई भी पैरासिटामोल की आवश्यकता नहीं है अगर हमें पेन पॉइंट Li4, Li11 और ST36 पे काम करना आता हो तो। अब आप जा सकते हैं आधे घंटे बाद। थैंक यू सर, थैंक यू। उसके लिए गुलाब के फूल के साथ ध्यान करें। फूल चक्रा के वहां पे चक्रा पे हर जगह एक्यूपंक्चर खास जल्दी नहीं देता है, कुछ जगहों पे चक्रा। खांसी 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 एक्यूपंक्चर ऐसा पॉपुलर वर्जन में कहते हैं कि एक्यूपंक्चर इज जस्ट फॉर पेन मैनेजमेंट, इट इज नॉट सो। हर बीमारी में एक्यूपंक्चर का हम यूज करते हैं। बस, थैंक यू, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक तो ये डेमो के लिए था कि एक्यूपंक्चर क्या होता है, बहुत इजी है। हाँ, बॉडी की एनाटॉमी पता हो तो ज्यादा अच्छा है, प्रॉपर ट्रेनिंग लेना ही चाहिए। इसी में जहां पे हमने पॉइंट की नीडल लगाई, अगर हम वहां पर खुद से दबाएं तो वो एक्यूप्रेशर हो जाता है। अगर मेरे पास कोई क्लिनिक में एक्यूपंक्चर कराने भी आ रहा है तो, लेकिन वो मेरे पास डेली तो नहीं आ सकता। कुछ लोग दुनिया में कुछ ऐसे मतलब एक्यूपंक्चर जो डेली बुलाते हैं, लेकिन वो कन्वीनियंट नहीं है। पेशेंट मेरे पास क्लिनिक पे आएगा, आधे घंटे 1 घंटे ट्रैवल करके आएगा, उतना टाइम जाता है। तो खुद से भी वो एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा के, लेकिन प्रिसाइज ना, ये बहुत स्पेसिफिक है। बल्कि तो हमारे इसमें बोलते हैं कि अगर आप एक पॉइंट पे ट्रीटमेंट करके पेन ठीक कर सकते हैं तो आप सबसे अच्छे एक्यूपंक्चरिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपको बीच में रोक के एक सवाल पूछना चाह रही हूँ आपसे कि हम सभी लोगों के फायदे के लिए आप बताइए, कैंसर के लिए कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिससे कि कैंसर से सेफ रहें सब लोग? कैंसर जो है ये एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है ना। तो यहाँ पे जो माइंड का सबसे बड़ा कारण होता है कि क्रोनिक फ्रस्ट्रेशन, क्रोनिक इरिटेशन, क्रोनिक एंगर, लैक ऑफ सेल्फ लव, ये कैंसर बनता है। तो हम यहाँ पर अगर अपने हार्ट को अच्छा रखें, हार्ट चक्र को अच्छा रखें, खुद से प्यार करें और प्यार बांटें, तो जितना हमारा हार्ट अच्छा रहेगा, जितना हम प्यार बांटेंगे, उतना कैंसर से हम बचे रहेंगे। तो हार्ट का एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है यहाँ पे H7, मैं सभी को बताऊंगा, ये आपको कैंसर से बचाने में बहुत हेल्प कर सकता है। अपनी कलाई पे, छोटी उंगली के जड़ पर, छोटी उंगली के जड़ पे यहाँ पे HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसको अपने दोनों हाथों में ऐसे आगे पीछे मसाज कीजिए। रोज आपको ऐसा 10 से 20 बार 24 घंटे में 2 बार करना चाहिए। दोनों हाथ में आप ये करते रहेंगे तो इससे आपका हार्ट आपका अच्छा रहेगा। तो जो एक दूसरी बीमारी है हार्ट अटैक ना, MI, तो एंजाइना, हार्ट अटैक, उससे भी ये बचा देगा अगर H7 का रोज मसाज करते रहें। तो अगर आप चूंकि सिंगल आपने पूछा है, जो कि ये कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे एक से नहीं होगा, कई पे काम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसका लिया। हार्ट के बाद फिर दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो हो जाता है वो हमारा एपेटाइट, डाइजेशन है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अच्छा रहे तो हम ठीक से खाना खाते रहेंगे, हमारे चॉइसेस ठीक होंगे। जो हम हेल्दी नहीं खाते हैं जो लोग, तो ठीक है कि हम एक काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, लेकिन ये बॉडी में इंटरनल एनर्जी का भी है। अगर किसी का स्प्लीन चक्र, मणिपुर चक्र अच्छा है तो वो हेल्दी खाना खाएगा। तो उसके लिए भी हम 2-3 पॉइंट है, लेकिन एक पॉइंट मैं बताता हूं जो इजी है। ST36 ऐसे मुट्ठी बनाइए सभी। मुट्ठी बनाने के बाद ये जो नुकीला हिस्सा है, नकल से आपको घुटने के पास या नीचे में, मेरे पास माइक है, सब थोड़ा माइक पकड़ लीजिएगा, थैंक यू। दोनों हाथ से मुट्ठी बनाइए और यहाँ पे घुटने के पास पहले आप इसको अच्छे से रखिए। बात समझिए, यहाँ पे ये जो इतना बड़ा घुटना है, इसका जो सबसे नीचे वाली हड्डी है यहाँ पर, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे बोनी एरिया है। तो ऐसे हाथ से दबाने पे नहीं दबाव पड़ेगा, आपको नकल से देना है, नुकीले हिस्से से। मुट्ठी बनाइए टाइट और यहाँ पे रखिए, और अच्छे से रखने के बाद फिर यहाँ पे हल्का सा झुक के आगे, इसको आगे पीछे ऊपर नीचे आप ऐसे 20 टाइम्स कीजिए।
तो ये इससे डाइजेशन के लिए है। ये डाइजेशन के लिए है। स्टमक इससे आपका हेल्दी रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपको भूख लगती रहेगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। इम्यूनिटी भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कैंसर में, है ना। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप लोग ट्राई कीजिए प्लीज, देखिए, और कुछ पूछना है तो फिर डॉक्टर साहब से बाद में पूछ सकते हैं आप इसके बारे में। तो ये 2 पॉइंट H7 और ST36 स्टिमुलेट करते रहिए, आपका हार्ट अच्छा रहेगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो कैंसर से आप बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब, जो आप केस प्रेजेंट करेंगे तो उसमें आपने इन सभी चीजों को अप्लाई किया था? तो सभी चीजों को अप्लाई किया था, बल्कि और इससे ज्यादा चीजों को भी अप्लाई किया था। इसमें कई सारी चीजें हैं। जब हम इमोशन की गहराई में जाते हैं तो जो एक्यूपंक्चर का जो बेस है TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, उसमें डिफरेंट ऑर्गन से डिफरेंट इमोशंस जुड़े हुए हैं। जैसे अगर किसी को गुस्सा आता है या किसी को जजमेंट की भावना है तो उसका लीवर जो है वो डिस्टर्ब होता है। किसी कोई व्यक्ति स्माइल नहीं करता, कुछ लोग सीरियस होते हैं, और ओशो ने तो इसमें बोला भी। पतंजलि से पहले मैं ओशो से जुड़ा हुआ था, तो ओशो कहते हैं कि जो गंभीर होता है ना हमेशा, वो तो बीमार इंसान है, बीमार होने वाला है। गा से गधा और गा से गंभीर, गंभीर मत बनिए, है ना। तो जो लोग गंभीर रहते हैं, हाँ ठीक है, अभी डॉक्टर का टॉक चल रहा है तो यहाँ पे थोड़ा गंभीर होकर सुनिए, क्योंकि ये आपको लाइफ में काम आएगा। अदरवाइज आप बच्चे की तरह रहें, स्माइल करें। तो जो स्माइल नहीं करते, हमेशा सीरियस मुड़ा के रहते हैं, उनका हार्ट अच्छा नहीं है, उनका हार्ट वीक हो रहा है, या तो उनको हार्ट अटैक आएगा या कैंसर आएगा। तो हार्ट, जॉय इमोशन जो है हार्ट का है, एंगर, जेलसी, जजमेंट लीवर का है, जॉय हार्ट का है। एंजाइटी, जिन लोगों को एंजाइटी होती है, तो एंजाइटी क्यों होती है? क्योंकि वो रिलैक्स नहीं रहते। रिलैक्स कब रहेंगे? जब उनका स्टमक, जब उनका पैंक्रियाज, जब उनका स्प्लीन, यहाँ पे 3 ऑर्गन का कॉम्प्लेक्स है ना, आगे पीछे स्प्लीन है साइड में, फिर यहाँ पे पैंक्रियाज है और यहाँ पे स्टमक है। तो जब ये तीनों हेल्दी रहेंगे तो आपको एंजाइटी नहीं होगी। जिन लोगों को एंजाइटी होती है उनका पैंक्रियाज, उनका स्प्लीन जो है वो वीक हो रहा है। और जिनको एंजाइटी होती है उन्हीं को एसिडिटी भी होती है। एसिडिटी और एंजाइटी जुड़ी हुई है। जो लोग पुरानी बातों के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, उसके बारे में बात करते रहते हैं। बीती ताही विसार दे, जो बात बीत गई उसके बारे में बात मत करो, लिव इन नाउ। लेकिन जिनका लंग वीक है वो नाव में नहीं जी पाएंगे, उनके लिए मुश्किल होगा। और जो नहीं सीखेंगे उनका लंग वीक होता जाएगा। आप नाव में जिएंगे तो आपका लंग हेल्दी रहेगा। जो इंसान नाव में जिएगा उसको लंग कैंसर नहीं हो सकता, है ना। और किडनी हमारी विल पावर के लिए होती है। जिन लोगों को डर लगता है उनका किडनी वीक हो जाता है। तो ये लुई है की जो बुक है यू कैन हील योर लाइफ, उसमें भी अलग अलग ऑर्गन का एग्जैक्ट कनेक्शन, कौन सा विचार है वो उसने बताया हुआ है। 100 से ज्यादा बीमारियों का मानसिक कारण उसने बताया हुआ है। तो रेक्टल कार्सिनोमा है, तो रेक्टल कार्सिनोमा जो है वो हर्ट की भावना, किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाया, किसी ने मेरे बारे में कुछ बोल दिया, किसी ने, वो जो इमोशनल हर्ट है पास्ट का, वो एक बड़ा फैक्टर था उस मामले में। तो उसको रिजॉल्व करके निकालना पड़ा, वो निकल जाएगा। अलग अलग कैंसर में अलग अलग डिस्टर्बिंग इमोशंस होंगे। जो भी कैंसर है, जो इमोशन है वो अगर निकल जाए तो हीलिंग हो जाएगी। तो मैंने ये सभी किया और मेरा अब ये मानना है कि कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है। और यही इस पैनल का और इस तरह के प्रोग्राम का लक्ष्य है कि आप ये सोचने लग जाए कि अगर किसी को थायराइड हुआ तो आप घबराते हैं क्या, ठीक है दवाई खाएंगे ठीक हो जाएगा। कैंसर भी वैसा ही है। डॉक्टर रंजन या यहाँ पे जो ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे किसी के एक्सपर्ट के पास आ जाइए, इलाज कराइए, और जो बातें बताई जा रही है खुद से कीजिए। आप घर बैठे भी कैंसर ठीक कर सकते हैं। कैंसर से ये मेडिकल में ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन जो अल्टरनेटिव मेडिसिन में यही हमारी अंडरस्टैंडिंग है, कैंसर इज ए डिजीज ऑफ माइंड, और कैंसर से कोई घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर साहब, ये कंप्लीट हीलिंग उनकी हो गई थी, आपने बताया था। यस, और इसका रिपोर्ट भी है, वो पहला स्लाइड पे रिपोर्ट लगा दीजिए। देखिए, एज ए डॉक्टर जब तक रिपोर्ट पे चेंजेस नहीं आए तब तक हम हीलिंग कैसे बोल सकते हैं ना। जब बाकी बीमारियों में भी ऐसा हमें करना चाहिए कि रिपोर्ट में चेंजेस आने चाहिए।
तो ये रिपोर्ट है पहले की और बाद की, आप लोगों को कम दिखेगा, स्लाइड पे जाके आप बाद में देख सकते हैं, मेरे से मांग सकते हैं जिनको देखना हो। तो पेट स्कैन के रिपोर्ट पे ट्यूमर का जो साइज है उसमें रिग्रेशन हुआ है, वो नॉन मेटास्टैटिक स्टेट तक चला गया। तो ये साइज का, ट्यूमर का साइज छोटा हो गया है, ये रिपोर्ट पे हुआ है, तो ये कंप्लीट रिमिशन है। हाँ, कैंसर के मामले में 5 ईयर फॉलोअप होता है, क्योंकि कैंसर कहते हैं कि वापस भी लौट सकता है, इसलिए क्योर वर्ड यूज नहीं होता मेडिकली, रिमिशन वर्ड यूज होता है कि कैंसर इज इन रिमिशन। तो वो पेशेंट, वो फैमिली टच में है, वो हेल्दी है, वो सब वो जो भी बताया गया था उसमें से 50% चीजें वो कर रही है, तो रिमिशन हो गया है, तो रिमिशन में ही रहेगा। इससे पहले कि मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूं आपके केस के बारे में, डॉक्टर धीरेन से पूछना चाहती हूं। डॉक्टर धीरेन, आप एक जाने माने नेचुरोपैथ हैं और डॉक्टर रंजन ने जिक्र किया उनका जो मेंटल मेकअप था उसके बारे में, एनर्जी हीलिंग के बारे में। तो नेचुरोपैथी में क्या कोई ऐसे इसे मिलती जुलती कोई थेरेपी है जिसमें आप एक व्यक्ति का एनर्जी फील्ड क्या कहता है उसको एड्रेस करते हैं, या उसी के जैसा कोई और उसको किसी और रूप में आप एक्नॉलेज करते हैं नेचुरोपैथी प्रैक्टिस में? देखिए, नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस में तो वैसा नहीं होता है, लेकिन जब नेचुरोपैथ डॉक्टर धीरेन की बात आती है तो एक होलिस्टिक कोच होने के नाते हम उसे पहले देखते हैं। बॉडी, माइंड, सोल तीनों स्तरों पे काम करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए प्रख्यात होना, नामचीन होना, उसका कारण क्या है कि जिसका इलाज किया उसे सक्सेस मिल गई, कामयाबी मिल गई। नेचुरोपैथ तो बहुत हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन उसमें डॉक्टर धीरेन को क्या स्पेशल बनाता है, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, तो वो है स्पिरिचुअल पार्ट, वो है माइंड की हीलिंग। क्योंकि व्यक्ति के 90% बीमारियां, जैसे अभी रंजन सर ने बताया, डॉक्टर लुइस हे की किताब के अंदर में सब कुछ बताया है कि कौन से विचार से कौन सी बीमारी, और आज साइंस भी एक्नॉलेज कर रहा है कि 90% से ज्यादा बीमारियां तो साइकोसोमेटिक हैं। साइको यानी हमारे मन के विचारों से, सोमा यानी हमारे शरीर पे उतरने वाली बीमारियां हैं। अगर वहां पे निदान ना हो, और जब मैं निदान करने जाता हूं तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है कि ये जो बॉडी है ये हमारा साधन है। हम जो जीवन रूपी यात्रा पे निकले हैं, यहाँ ये शरीर हमारा साधन, हमारी चलाने वाली मशीन जिस पे हम सवार हुए हैं, इसे चलाता कौन है? तो हमारा मन चलाता है। शरीर को चलाने वाला हमारा मन 10 इंद्रियों का मालिक है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये सब मन के वशीभूत हैं। अगर मन नकारात्मक होगा, समझो ड्राइवर सोया हुआ है और गाड़ी चला रहा है, फिर बार 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 गाड़ी की टक्कर होती जाएगी। मन तो फिर भी छुपा लेता है, जाहिर नहीं करता है कि कुछ गलती हुई है, कोई तनाव आया है, कोई डर आया है, कोई इनसिक्योरिटी आई है, लेकिन शरीर हर बार साफ और स्पष्ट करके सामने बीमारी को दिखा देता है। इसीलिए मन पे काम करना, ड्राइवर पे काम करना, उसे सकारात्मक बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। और तीसरा एस्पेक्ट, आपका गाड़ी भी ठीक है, आपका ड्राइवर भी ठीक है, लेकिन ईंधन के बिना गाड़ी चलेगी क्या? एनर्जी के बिना गाड़ी चलेगी नहीं। इसीलिए आध्यात्मिक एस्पेक्ट, स्पिरिचुअलिटी, जहां से एनर्जी, जैसे ही आत्मसत्ता अंदर से निकल जाती है तो शरीर वहीं का वहीं ठंडा हो जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द डायनामिक्स ऑफ ऑल द थ्री, शरीर, मन और आत्मा, तीनों के तालमेल से स्वास्थ्य की उत्पत्ति होती है। जैसे ये तालमेल टूटता है, वहां पे बीमारियों का चलना शुरू होता है। ऑल्टरनेटिव मेडिकल थेरेपीज, जिसके बारे में आज हमारे सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बात कर रहे हैं, ये सदियों पुरानी नहीं कहना चाहिए, बल्कि शायद और भी पुराने इतिहास में कब से है कुछ मालूम नहीं है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो डॉक्टर रंजन ने जिसको अप्लाई किया, वो तो पता नहीं कितनी पुरानी है, वो डॉक्टर रंजन बता सकेंगे ज्यादा अच्छे से। लेकिन डॉक्टर रंजन, आपके केस से रिलेटेड मैं ये भी जानना चाहती थी कि नॉर्मली कैंसर का नाम सुन के लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं,
और वो फट से किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं जहाँ पे उनका सर्जरी होता है या जो भी इन्वेजिव ट्रीटमेंट या नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट वो सब उनका होता है। इस पर्टिकुलर केस में ये महिला सिर्फ 31 साल की थी, जैसा आपने बताया जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस केस को, सिर्फ 31 साल की थी। तो मैं आपसे 2 सवाल पूछ रही हूँ उसके बारे में। पहली चीज, इतनी यंग एज में उसे कोलोरेक्टल कैंसर जैसी बीमारी क्यों हुई होगी, और दूसरी चीज ये कि उसने आपको ही कंसल्ट क्यों किया, किसी और डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई, ऐसे क्या फैक्टर्स थे? पहला प्रश्न, इतनी कम एज में 31 की एज में कैंसर होना 31 साल की उम्र में, तो मैं अभी परसों ही मैं एक पेशेंट और देखा मैंने, क्लास 9 का बच्चा है, 9वीं क्लास का बच्चा है और उसको ब्रेन में पीनियल ग्लैंड का ट्यूमर है, कैंसर है, और वो भी टर्मिनल स्टेज में है। तो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि इसके बचने की ज्यादा संभावना नहीं है। तो खैर हम अल्टरनेटिव में हम ट्राई करते रहते हैं, हु नोज मिराकल में हैपन। तो देखिए, हेल्थ तो जो है वो मल्टीफैक्टोरियल है, और अध्यात्म में हम कर्म सिद्धांत को भी मानते हैं, और मेडिसिन के अंदर जेनेटिक्स हेरिडिटी कंसेप्ट आता है। मेरे केस के मामले में जो सब्जेक्ट थी, जो लड़की थी जिसको रेक्टल कार्सिनोमा था, उसके फादर को 18 साल पहले ब्लड कैंसर हुआ था, नॉन हिजकोन लिम्फोमा, और वो लोग मुंबई में जाके टाटा में उन्होंने इलाज कराया था। उन्होंने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी करवाए थे, और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट वाज अपेरेंटली सक्सेसफुल, मतलब वो करके वो घर पे आगे डिस्चार्ज होके घर पे कुछ दिन रहे, लेकिन बाद में या तो ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट, लेट साइड इफेक्ट की वजह से या कैंसर से या जो भी एग्जैक्ट कारण पता नहीं है, वो फिर नहीं रहे। तो उस फैमिली ने एक लॉस देखा हुआ है। तो जब कोई नॉर्मली लोगों को लगता है कि कैंसर का इलाज जो है वो कीमो कराएंगे, बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, महंगा इलाज कराएंगे तो अच्छा इलाज होगा, महंगा इलाज लोग सोचते हैं अच्छा इलाज है, लेकिन उस फैमिली ने भुगता हुआ था कि उन्होंने अच्छा इलाज कराया लेकिन फिर भी सक्सेसफुल आउटकम नहीं रहे। तो इसलिए अब वो अल्टरनेटिव के लिए पूरी तरह से ओपन थे, और फिर चूंकि एक ट्रस्टेबल पर्सन के माध्यम से क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी के आचार्य हैं अंबिका खन्ना, वो उनको भी जानती थी, उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया था पहले। तो उन्होंने मेडिटेशन प्रोग्राम किया, मेडिटेशन प्रोग्राम में जब वो कर रहे हैं तो उनका ट्रस्ट मेडिटेशन पे थोड़ा सा मेडिटेटिव फैमिली थी, वो आर्ट ऑफ लिविंग के उन्होंने कोर्सेज किए हुए थे, वेजिटेरियन फैमिली भी थी वो, तो उनको ट्रस्ट आया, फिर उन्होंने ट्राई किया। और ये जो मेरा एक केस हील हुआ, कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि ये तो आउटलियर केस है कि एकाध ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे खासकर यहाँ पे अगर कोई मेडिकल कम्युनिटी वाले जो लोग हैं उनके लिए ज्यादा कि एक कैंसर रिसर्चर ने, केली टंडन नाम की महिला ने 10 साल ऐसे कैंसर पेशेंट्स पर स्टडी किया है जिन्होंने अपने कैंसर को नेचुरली हील किया है। 1,500 से ज्यादा केसेस को उसने स्टडी किया और 100 से ज्यादा का इंटरव्यू किया। तो सिर्फ मेरा केस नहीं है, दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं, हजारों, है ना। IUNS इंस्टीट्यूट ऑफ नोएटिक साइंस, उसने 8,000 सब केस पेशेंट के बुकलेट पब्लिश किया था कई साल पहले कि इन लोगों ने नेचुरली अपने आप को हील किया है। लेकिन क्या होता है, ये ऐसे केस हाईलाइट नहीं होते। टीवी पे कोई चीज आती है तो हमको पता चलता है, बड़े हॉस्पिटल में हमें पता लगता है, ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं तो हमें लगता है, ऐसे केसेस दब जाते हैं। लेकिन ऐसे केसेस भी हैं। तो अगर आपके फैमिली में कोई कैंसर पेशेंट हो तो वो जो कैंसर रिसर्चर है केली टर्नर, उसने किताब लिखी है रेडिकल रिमिशन, आज से 10 साल पहले ही 2014 में। तो वो किताब मैंने पढ़ी थी, उस किताब में जो उसने बताए हैं उसमें से मैक्सिमम चीजें मैं करता ही हूं, तो उनको भी मैंने यूज किया था। उसका नाम है प्रॉपर RRMI, रेडिकल रिमिशन मल्टी मोडालिटी इंटरवेंशन। 9 ऐसे फैक्टर, उसने जो 100 नेचुरल कैंसर सर्वाइवर का इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू करने में उसको 10 साल लगे, बहुत बड़ी बात है ना। तो जो ऐसे 9-10 फैक्टर हैं, उन फैक्टर्स को अगर हम रिप्लिकेट करें, जैसे उसमें एक फैक्टर ये भी है कि हमें स्पिरिचुअल कनेक्शन को डीप करना चाहिए। तो जितना हम स्पिरिचुअलिटी में डीप जाएंगे उतना हमारी हीलिंग होगी, ऐसा और सभी पेशेंट ने ऐसा किया है। तो वो 10 फैक्टर्स को, रेडिकल रिमिशन मल्टी मॉडल इंटरवेंशन को अगर हम करते हैं तो रिजल्ट आता है। इस केस के मामले में भी मैंने EFT किया, मैंने मिरर वर्क करवाया पेशेंट से, मैंने एक बैलून वर्क करवाया। बैलून वर्क जो है थोड़ा सा मेरा एक इन्वेंशन है, मतलब कोई बहुत ज्यादा नई बात नहीं है।
जो अफर्मेशंस हैं, अफर्मेशन एक सेंटेंस होता है, लेकिन अगर सिंगल वर्ड अफर्मेशन है उसको स्विच वर्ड बोलते हैं। स्विच वर्ड के नाम पे एक और प्रैक्टिस दुनिया में पॉपुलर हो गई है, कुछ नंबर कुछ लिखते हैं, लेकिन जिस हीलिंग मॉडलिटीज के पीछे साइंस मुझे समझ में नहीं आता, मैं उसको स्टडी नहीं करता, उसको मैं प्रमोट नहीं करता, लेकिन स्विच वर्ड के नाम से वन वर्ड अफर्मेशन भी होता है, जैसे सेल्फ लव है तो जस्ट लव। तो अगर हम लव या हम लव को बोलते रहें या अपने जीमेल में मोबाइल में लव पासवर्ड लगा लें तो लव पे फोकस बढ़ेगा। तो बैलून थेरेपी में जो जिस चक्रा की हीलिंग हमें करनी है, अब रेक्टल कार्सिनोमा है तो वो मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ होगा, इंटेस्टाइन इज मणिपुर चक्रा, और एक्सक्रीशन जो है वो सैक्रल प्लेक्सस, तो ऑरेंज कलर और येलो कलर वो यहाँ पे सबसे मेन है। तो पीले रंग के बैलून पे, ऑरेंज कलर के बैलून पे, तो एक्सेप्टेंस, उस पेशेंट को एक्सेप्टेंस सीखना था अपने, जो गिल्ट की भावना है वो छोड़नी है, हर्ट की भावना, तो एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ। तो एक्सेप्ट अगर मैंने लिखवाया, लव लिखवाया और उसको बोल रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, तो ये स्विच वर्ड हो गया बैलून के माध्यम से। तो बैलून अच्छे लगते हैं, प्लेफुल होता है। फिर कलर थेरेपी भी है मेरे मेथड में, जिसका जिक्र डॉक्टर रिदू ने भी किया, लेकिन मेरा कलर थेरेपी में है कि हम स्किन पे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जैसे S7 है, तो यहाँ पे हमने 20 बार दबाया, उसके बाद यहाँ पे हम लाल रंग लगा देते हैं। तो लाल रंग जो है वो एक पार्टिकुलर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को अट्रैक्ट करता है, बॉडी में वो लाइट एब्जॉर्ब होती है और उससे फिर वो एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है, एनर्जी पॉइंट है, स्टिमुलेट होता है। तो कलर थेरेपी भी मैंने करी। तो ये बहुत डाइवर्स, बहुत सारे, बहुत वाइड फील्ड है ये, है ना। EFT है, और हम ब्रेथ वर्क, योग निद्रा, कुछ विजुलाइजेशन मेथड भी यूज करते हैं। अलग अलग कलर, जो चक्रा की हीलिंग के लिए हम अलग अलग कलर्स के विजुलाइजेशन मेथड भी यूज किए जाते हैं। हिप्नोथेरेपी मेथड होता है, ड्रीम वर्क में यूज करता हूं, सोने से पहले ध्यान करना, और जो डिस्टर्बिंग क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर जानना है, जैसे कैंसर ही है, तो ये कैंसर क्यों आया। कुछ दिन मैं अपने हर एक कैंसर पेशेंट को कुछ दिन यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं, रात में पूछो मुझे ये कैंसर क्यों आया है, तो कई दिन तक कॉन्टेम्पलेट वो करते रहते हैं। तो ऐसे उनको पता होता है उनकी लाइफ में डिस्टर्बिंग इमोशंस क्या रहे हैं, वो कभी कभी कोई चीजें दब गई हैं, वो भूल गए हैं, तो सरफेस पे आता है। ड्रीम वर्क, लूसिड ड्रीमिंग, तो ये मेथड भी मैं यूज करता हूं। तो मल्टीपल मेथड्स हैं इसमें। मॉडर्न मेडिसिन में ऐसे कहा जाता है, एंड वन मोर मेथड, कॉन्शियसनेस, जो सबसे ज्यादा है वो तो मैं रह ही गया, गामा कॉन्शियसनेस, डेल्टा कॉन्शियसनेस एंड गामा कॉन्शियसनेस। जो मैं हीलिंग करता हूं उसमें मेडिटेशन है, लेकिन मैं उसको मेडिटेशन वर्ड ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि लोग मेडिटेशन के नाम पे लोग गलत चीजें भी करते हैं। राम 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 ऐसा चैंट कर रहे हैं और उसको वो मेडिटेशन बोल रहे हैं। ऐसे मंत्रा चैंटिंग से कैंसर हील नहीं होगा, भले उसको आप मेडिटेशन बोलिए। तो यहाँ पे हम है कि हम कॉन्शियसनेस को समझें। जो ये हीलिंग मॉडलिटी है, दैट इज कॉन्शियसनेस मेडिसिन। ये बुक मैं आपको गिफ्ट करूंगा। डॉक्टर टॉनी नैडर हैं जिन्होंने कॉन्शियसनेस पे, कॉन्शियसनेस इज ऑल देयर इज, चेतना, जो पीएसएसएम के एम्ब्लेम में भी है। अगर आप पीएसएसएम का एम्ब्लेम गौर से देखें तो एनर्जी लिखा है, कॉन्शियसनेस लिखा है, लेकिन इस कॉन्शियसनेस को हम बहुत कम लोग समझ रहे हैं। जब कॉन्शियसनेस को समझेंगे तो ज्यादा हीलिंग रिजल्ट आएगा। इट इज नॉट जस्ट मेडिटेशन, आंख बंद करके 3 घंटे बैठो, सिर्फ उससे हीलिंग नहीं होती है। अगर आपका ब्रेन डेल्टा में जा रहा है, गामा में जा रहा है, तो हीलिंग होती है। अल्फा से भी रिलैक्सेशन मिलने लग जाता है, थीटा में भी हीलिंग होती है। 5 ब्रेन वेव है, 5 कॉन्शियसनेस के स्टेट हैं, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा। अल्फा इज जस्ट रिलैक्सेशन। अगर ध्यान में आपको शांति मिल रही है, आप अल्फा में हैं, सिर्फ शांति ही से हीलिंग नहीं है। थीटा में एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है, हमारे चक्रास में हीलिंग होती है। चक्रा हीलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फूलों के माध्यम से और म्यूजिक के माध्यम से करता हूं। और डेल्टा, जब हम सांसों पे ध्यान देते हैं, सांसों के अंतराल पे ध्यान देते हैं, तब डेल्टा में जाते हैं। और गामा, जब हमारा हार्ट चक्रा एक्टिव होता है, जब हमें हमारे भीतर प्रेम की भावना उमड़ती है, जब हम दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं, तब गामा में जाते हैं। तो जितना हम सर्विस एटीट्यूड रखते हैं, जितना हम देने की भावना, प्रेम की भावना रखते हैं, हम गामा में जाते हैं। इसलिए पीएसएसएम में नियम है, सेवा करो। जितना आप सेवा करेंगे आपका ध्यान गहरा होगा, आप गामा में जाएंगे। तो डेल्टा और गामा में जाने से हीलिंग होती है, यह समझना बहुत जरूरी है।
मॉडर्न मेडिसिन कहती है कि एक कैंसर पेशेंट का इलाज सफल हुआ, वो इससे पता चलता है कि वो अगले 5 साल तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर 5 ईयर सर्वाइवल है तो उस केस का इलाज सक्सेसफुल माना जाता है। आज हमारे पास जो नेचुरोपैथ डॉक्टर्स हैं दोनों, मैं उनसे ये जानना चाहूंगी, दोनों से पूछूंगी, सबसे पहले डॉक्टर रितु आपसे, कि एक कैंसर का पेशेंट जब आता है आपके पास में तो उसका इलाज सफल हुआ है या नहीं हुआ है, ये उसकी मेडिकल रिपोर्ट से आप सिर्फ ऑथेंटिकेट करते हैं और कोई और उसके सिम्टम्स होते हैं जिनसे आप ये पता लगाते हैं कि वो अच्छे से ठीक हो गया है, या आप खाली मेडिकल रिपोर्ट्स पर डिपेंड करते हैं? क्योंकि मुझे इतनी सारी बात आप सब लोगों के डॉक्टर्स के माध्यम से ऐसा लगता है कि जो आपकी मानसिक शक्ति है, मानसिक जिस तरह से आप अपने ब्रेन को बैलेंस करते हैं, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे। तो पहले आप बताएं, उसके बाद मैं डॉक्टर धीरेन के भी विचार इस बारे में जानना चाहूंगी। तो जो हम रिपोर्ट्स की बात करते हैं, रिपोर्ट ज़रूरी है कराना, तभी हमको पता चल रहा है कि ये हुआ है। एक स्टैंपिंग कि जो सोसाइटी के लिए या हमारे लिए स्टैंप हो गया है कि ये हमारी डिजीज ट्रीट हो गई है। बट कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेस में मेरे पास ऐसे भी पेशेंट हैं जहां पर उनकी रिपोर्ट्स में तो कुछ और आ रहा है, लेकिन बॉडी कुछ और ही उनका रिफ्लेक्ट कर रही है। मीनिंग कि वहां पर बिलीव उनका वर्क कर गया और बॉडी ने उसको मान लिया कि मैं ठीक हो रही हूँ या हो रहा हूँ, और वैसे ही उस बॉडी ने, उनके बॉडी ऑर्गन्स ने वो जो हील्ड वाली स्टेट में एक्टिवेट करेंगे, एक्शन करेंगे, वो उन्होंने वहां पर किया। तो चाहे रिपोर्ट्स प्रॉपर नहीं भी हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं, लेकिन उनका जो पूरा एक माइंड, बॉडी और जो सोल का अलाइनमेंट है ना, वो बैलेंस बहुत होना इम्पोर्टेंट है। इस रिपोर्ट हम एक अपने सेटिस्फैक्शन के लिए और सोसाइटी को बताने या एक होता है वो तो उसके लिए किया जाता है, बट ऐसे केसेस में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कितने अलाइन हुए हैं, तो उसके लिए किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं होती फिर आपको। या जनरली क्या होता है, जब पेशेंट ठीक हो जाता है, जैसे हमारे साथ में उसने ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले लिया, वो ठीक हो गया, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आ गए, उसकी रिपोर्ट्स भी अच्छी आ गई, फिर भी मैं उनकी हैंड होल्डिंग को उसके आगे बढ़ाने के लिए पीएमसी गुजरात और ग्लोबल गुड हेल्थ मिशन के नाम से 2 यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। दोनों ही चैनल्स के ऊपर में लगातार आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान करवाया जाता है। इससे क्या होता है कि वो लोग उसके साथ में ज्वाइन कर जाते हैं, और कोई भी छोटी बड़ी अगर प्रॉब्लम होती है तो इन दोनों मंच पे मैं इजीली अवेलेबल हूं और वो आकर के वहां मुझसे बात कर सकते हैं। दैट वे हमें भी एक और स्टडी मिलती है, कहीं अगर उनकी कुछ गड़बड़ हुई है, जैसे ही हम पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, वो हमने फिर बाद में छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। मैं दरअसल में जब पेशेंट्स पे काम करता हूं तो मैं गोल्डन मिडल पाथ को अपने दिमाग में रखता हूं। तो ऐसा नहीं है कि 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे आपको मेडिटेशन करना है, ऐसा भी नहीं है कि आपको मेडिटेशन बिल्कुल नहीं करना है। भाई एनलाइटन नहीं हो रहे हो, कम से कम 1 घंटा तो कर लो। 23 घंटे के लिए आपकी जागरूकता आपके मन के प्रति बनी रहेगी। आप अपने भोजन में पूरे दिन रॉ फूड कुदरती नहीं खा सकते हैं, एक समय का तो खा लो, है ना। एक समय पे भी अगर हमने कुदरती भोजन ले लिया तो वो हमारे पे काम करने लगता है। आपका तो मतलब है बैलेंस, गोल्डन मिडल पाथ। इस लाइफस्टाइल को मैं खुद पिछले 17 साल से जी रहा हूं। 17 years हैव गॉन। मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरी बिटियां, आज जानकर के ताज्जुब होगा, 12 साल की मेरी बिटियां हैं। हमने उसे कोई वैक्सीन नहीं दिया, आज तक कोई दवाई नहीं खिलाई। उसको पता ही नहीं है कि कड़वी दवाइयां क्या होती हैं। तो वी वांट टू बी अ रोल मॉडल। और जितने भी लोग आज हमारे वर्कशॉप में आते हैं, उन लोगों को भी रोल मॉडल बनाने की तरफ ही, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे एक सत्यता है। हम केवल देखेंगे जो लोग शरीर पे काम कर रहे हैं वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में काम कर रहे हैं
वो बॉडी को बिल्कुल इग्नोर कर जा रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों चीजों का तालमेल बनाते हुए शरीर, मन और आत्मा के स्तरों पे जब काम किया जाता है तो स्वास्थ्य, जिसे कहते हैं ना जन्म सिद्ध अधिकार, वो हमें प्राप्त होने लगता है। सामंजस्य की ऊर्जा से हम अपने आप में बैलेंसिंग करके अपनी लाइफ को बिना किसी बीमारी के आजीवन जी सकते हैं। और छोटी मोटी जो तकलीफें आती हैं, भाई हमें भी कफ कोल्ड होता है, हमें भी फीवर आता है, तो ये शरीर का प्रयास है अंदर से गंदगी को बाहर निकालने का, उसमें सहयोग देना है। कुछ 2-3 दिन के लिए पानी का ट्रीटमेंट, अब जल देखिए कितनी सिंपल चीज है, सब जगह अवेलेबल है, लेकिन पता नहीं है। हम सिखाना इसीलिए, नेचुरोपैथी इज मोर अबाउट टीचिंग एंड मेकिंग देम लर्न, ताकि निर्भरता पूरी तरह से अंत हो सके। एक महिला, उसको डायबिटीज है पहले से और थायराइड की भी प्रॉब्लम है, और फिर अचानक से सोरायसिस यानी कि एक स्किन का इन्फेक्शन होता है वो भी हो जाती है। बहुत बुरी हालत में टाइफाइड में आई है डॉक्टर धीरेन के पास में। अब वो वही केस हमें बताने जा रहे हैं। उसकी फैमिली ने भी उसका त्याग कर दिया है, परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया है, लेकिन डॉक्टर धीरेन ने उसका हाथ पकड़ा, उसका इलाज किया, और बाकी की उसकी यात्रा कैसी रही, वापस स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त किया है इस महिला ने। अब हम डॉक्टर धीरेन से सुनते हैं उस महिला की कहानी। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जो मैं बातें प्रस्तुत करने लगा हूं, ये मैंने सबसे पहले खुद पे प्रयोग किए हैं लगातार। और आज से लगभग 4 साल पहले जब मैंने पत्री जी सर से बात किया, मैंने उनसे बताया कि मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर हूं, साथ में ये स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट, ध्यान को साथ में जोड़ने से बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। तो और हमें हमारे जो शिरडी साईं बाबा हैं, उन्होंने चैनलिंग के द्वारा मैसेज दिया है कि आपको वर्कशॉप्स करनी चाहिए जनहित में, इस सत्यता के प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाने में जितना हो सके इसे आप कीजिए। तो मैंने ये वर्कशॉप आज से 4 साल पहले जब पत्री जी सर से बातचीत किया, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया गोली को गोली मारो। दिस नेम, ये मेरा कोई पेटेंट नेम नहीं है, लेकिन गोली को गोली मारो ये नाम पत्री जी ने इसको दिया। और हमने ऑनलाइन क्लासेस चलाना शुरू किया, जहां से मैंने नेचुरोपैथी किया। जिन लोगों से मैं जुड़ा हुआ था, जब मैंने उनसे बात किया तो उनका कहना था ये बहुत मुश्किल है। आइए पहले ये चलाया है तो आवाज कर देंगे। लेकिन अब GGM 15 की वजह से मम्मी ने गोली को गोली मार दी और सारी बीमारी खत्म। मेरी मम्मी को शुगर थी 430, जो आज 122 है। BP मम्मी का 190 और नीचे का 110, 120 रहता था, जो 130 और 90 हो गया। और टाइफाइड रहता था और शिवरिंग रहती थी, हम टाइफाइड में हो गया था, और साथ में स्टोन निकल गया था मार्च में। फिर अब सोराइसिस इतना सीवियर था कि ब्लैक ऐसे फुटते मम्मी के, और नीचे ये वही केस है डॉक्टर साहब, थी, वॉशरूम तक भी नहीं जा सकती थी। लेकिन और मम्मी कहती है जैसे लेबर पेन होता है ना, वैसा पेन होता था सोराइसिस में। पूरी पूरी रात मम्मी सो नहीं पाती थी, ऐसे स्किन खींचती थी। धीरे धीरे हार्डली 8 to 9 डेज ग्रीस का जूस पीने से वो भी चला गया। मम्मी को घर से निकाल दिया था वो कोड की वजह से, बट नहीं, अब मम्मी मेरे पास है ध्यान के लिए आई, मेरे लिए ध्यान करने आई थी। मेरा ये एक्सपीरियंस है और ये सच्चाई है। मिरेकल भी है, GGM मिरेकल नहीं देता हमें, वो सच्चाई से जोड़ता है, रूबरू कराता है कि यही जिंदगी की सच्चाई है। मतलब पहले बेड से मैं टॉयलेट डायपर लगा के रखती थी उनको, वॉशरूम भी नहीं जा पाती थी वो। अब मम्मी घर का काम भी कराती है, हेल्प भी कराती है, किचन में मेरे साथ काम भी कराती हैं, अपना जूस बनवाती हैं, मॉर्निंग का लीफ क्लीन करती हैं, और शाम को मम्मी पोहे वगैरह बनाने में भी सब्जी कट करके देती है। तो बहुत अच्छे है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने कपड़े वगैरह भी तय बना लेती हूँ। मतलब अब ये नहीं है कि मम्मी बेड पर इतनी एक्टिव है ना, मेरे से ज्यादा एक्टिव है। 4 o'clock उठ जाती है, मैं जाती हूँ मेडिटेशन लगाने तो खुद लगा के कर लेती है। मैं ही चाहती भगवान आपकी खूब बड़ी उम्र हो।
थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। जितनी भी उम्र हो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकें और उनको फायदा दे सकें, बस इतनी उपलब्धि बन जाए, हमारा जीवन साक्षात्कार हो जाए, सब लोगों के जीवन के अंदर में कुछ बढ़िया काम हो जाए, अगर उनको सुख उपलब्ध हो सके। बेड से मम्मी को बचा के लेके आ गई, बस ये। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और जी डॉक्टर तो मार देते हैं, बट ये जो प्रैक्टिसेस है ना हमें बचा लेते हैं। मैंने हॉस्पिटल में भी आपके सारे रूल फॉलो किए थे, तुलादान किया था हॉस्पिटल में अकेले जाके। देखिए, वैसे तो केसेस मैंने कोई कम नहीं, हजारों पेशेंट्स की हीलिंग मैंने ऑनलाइन क्लासेस में गोली को गोली मारो के मंच से की हैं, और इन हजारों पेशेंट्स ने आगे कम से कम 10 लोगों को बताया होगा, कम से कम की बात कर रहा हूं, हो सकता है ज्यादा को भी बताया होगा, क्योंकि उनके जो रिजल्ट्स थे वो आउट ऑफ द माइंड, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जिस बीमारी को वो लेके आए थे वो तो ठीक हुई, साथ साथ में और भी 4, 5, 6 बीमारियां जो शरीर में थी। जैसे सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, जो मुझे ज्यादा में ज्यादा पेशेंट्स बताते हैं, लेडीज में जब 4 दिन हमारा वर्कशॉप चलता है ना, तो सबसे पहली बात आती है कि बाल नहीं झड़ रहे हैं। 6, 7वें दिन पे बात आने लगती है, चेहरे पे एक अलग सी रौनक आ गई है, एक चेहरे का टोन बदल गया है, ब्यूटी पार्लर जाने की अब शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, पिगमेंटेशंस हो जाना और पिगमेंटेशंस का गायब हो जाना। तो ये चीजें ये अपने आप ही पीछे पीछे रोल में चलती हैं, क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं नेचुरोपैथी में, तो उसमें बीमारी का निदान तो ठीक है, लेकिन बीमारी पे ज्यादा न देखते हुए पूरे के पूरे पेशेंट का इलाज, अंदर से डिटॉक्स, बॉडी का माइंड का दोनों स्तरों पे हो जाता है। तो होता क्या है, सबसे पहले तो चमकने लगता है चेहरा, शरीर बढ़िया हो जाता है, और सब प्रयोग किए जाते हैं। वाटर एज अ मेडिसिन, फूड एज अ मेडिसिन, एनर्जी एज अ मेडिसिन, सेवा, कर्मा हीलिंग के लिए सेवा एज अ मेडिसिन। तो ये बड़े सिंपल से फिनोमिनन्स हैं जो आप पे भी उपलब्ध हैं और सब पे उपलब्ध हैं, केवल और केवल वो ज्ञान का प्रकाश उपलब्ध नहीं है। अभी जो महिला हैं उर्मिला कुमारी जी, इनकी उम्र लगभग 70 साल की है, 70 ईयर्स। शी इज अ होम मेकर, घर चलाने वाली। उनको यूरिन की तकलीफ है, वॉशरूम जाना मुश्किल है, उनको पैड लगा के रखने पड़ते हैं, और इतनी कॉम्प्लिकेशंस, टाइफाइड हुआ है, फीवर बहुत ज्यादा हो रहा है, और आईसीयू में भर्ती किया गया है। 3 दिन वो हॉस्पिटल में रही। उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने उन्हें वहां पे बोल दिया, भाई मैं तो थक गया, तेरी सेवा करते करते मैं थक गया, आज से मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं, अब तुझे जो करना है तू कर ले। तो थिंक ऑफ अ पर्सन एट 70 ईयर्स एज अ होम मेकर, जिसने कोई बैंक बैलेंस नहीं है, वो कहां जाए? अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए लगा दिया। तो उनकी बिटियां नीलिमा कुमारी जो अभी बयान कर रही थी, वो उनकी बिटियां हैं, गुड़गांव की फैमिली है। और मुझे वो कहने लगी, डॉक्टर साहब मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा है, मैं अपनी मम्मी के पास अस्पताल आई हूँ, उनको घर लेके जा रही हूँ, मेरे पास में पैसे वैसे हैं नहीं, आई डोंट हैव मनी, आई कैन नॉट स्पेंड मनी हेयर। तो मैं उन्हें वापस लेके आ रही हूँ, तो कैसे होगा, क्या होगा? मैं इतना जानती हूँ कि आपका इलाज उन्हें ठीक कर देगा। मैं आपके चैनल से जुड़ी हूँ, पीएमसी गुजरात से। मैंने आपका कोई प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन आपके प्रोग्राम मैंने बहुत सुने हैं, बहुत देखे हैं। तो क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन में थी, तो मैंने उन्हें फोन पे ही बता दिया कि कहाँ से शुरू करें। उसमें कर्मा हीलिंग सबसे पहले, तो उनका तुला दान करवा दिया जाए और उनको वाटर डिटॉक्स के लिए तैयारी की जाए। नेक्स्ट डे से ही हमारा प्रिपरेटरी क्लासेस था, तैयारी की कक्षा थी। मैंने कहा आप वर्कशॉप ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारी बात को समझने के लिए सबसे अच्छा होगा हम 14 दिन मिलकर के काम कर पाएंगे। तो उन्होंने पैसे ना होते हुए भी किसी से मांग करके और उनका तुला दान करवाया।
तुलादान में उनके कपड़े, उनका अन्नदान और साथ में कुछ 100 से 500 रुपए निकाल करके उन्होंने दान में दिया। नेक्स्ट डे नीलिमा जी का मुझ पे फोन आ गया और वो कहने लगी चमत्कार हो गया डॉक्टर साहब, जो यूरिन की तकलीफ थी वो उनकी स्टेबल हो गई है। मतलब जिसके लिए डायलिसिस तक जाना पड़ता था अब उसकी जरूरत नहीं है। और मम्मी इतनी खुश हैं, वो अब आपके प्रोग्राम को बहुत गंभीरता से सुन रही हैं, एक एक बात को अच्छी तरह से सुन करके प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। तो हम तो चाहते भी थे कि उनका पूरा निदान हो जाए। तो उनको जैसे जैसे हम बताते गए वाटर एज अ मेडिसिन, कैसे वाटर से हम एनीमा करेंगे, कैसे वाटर से हम कुंजल करेंगे, वेट पैक की पट्टियां लगाएंगे, उन्होंने सब कुछ करना शुरू कर दिया। और एक हफ्ते के अंदर जहां पे उनका शुगर, ये जो रिपोर्ट्स अभी चल रही है ना, इसमें ESR बिगड़ा हुआ है, उनका CRP जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो लगभग 100 के आसपास, क्योंकि उनको टाइफाइड भी हुआ था, उनको इन्फेक्शन काफी ज्यादा था। लेकिन जब उनको ट्रीटमेंट देना शुरू किया हमने, उनका भोजन पे चेंज किया, दिन का एक आहार जो है वो कुदरती लेके आए और बाकी के समय पे उन्हें माइल्ड घर का बना हुआ खाना देना शुरू किया गया। और देखते ही देखते एक सप्ताह के अंदर में उनकी शेयरिंग आनी शुरू हो गई। उनकी तरफ से बताने लगे कि हाँ बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। और लगभग 14th डे पे वो ये शेयरिंग हमारे साथ में, जब हमारा लास्ट डे होता है, फोन पे वो मुझसे बात कर रही थी बीच बीच में, लेकिन नजर नहीं आ रही थी। तो पता नहीं चलता ना, आप पेशेंट अगर नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा। प्रोग्राम उन्होंने सारा देख लिया। अचानक 14th डे पे जब वो आई और वो कहने लगी ये आपने जो बताया ये बिल्कुल सत्य है, जो भी व्यक्ति इसको पालन करेगा। यूं तो प्रोफेशनली हम किसी भी पेशेंट की डिस्कशन दिखा करके या नाम से नहीं करते हैं, लेकिन इनका कहना था नीलिमा जी का कि आप जरूर सबको बताएं, मेरा नाम बताएं, मेरी मम्मी का नाम बताएं, जगह बताएं, ताकि हम दूसरों के लिए मोटिवेशन का एक फैक्टर बन सकें, लोगों को प्रेरणा दे सकें कि इतनी गंभीर समस्या से, मतलब डेथ बेड से यूं समझ लो कि मरने की उम्मीद थी उनकी, और वो पूरी तरह से प्राण में आकर के उनका डायबिटीज जो कि 400-500 पे चल रहा था, दवाइयां देने के बाद में भी 200 से 300 में ड्विंडल कर रहा था, वो आज बिना किसी दवाई के 100 पे स्टेबल है। उनका डायबिटीज ठीक हो गया। बीपी जो छलांगे मारता था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था डॉक्टर को कि हो क्या रहा है। जैसे जैसे डिटॉक्स हुई बॉडी, वो स्टेबल 120/80 विदाउट मेडिसिन पहुंच गया। वो लेडी आज रोजाना ध्यान करती हैं, हमारे साथ में हमारे GGM चैंपियंस के साथ में जुड़ी हुई भी हैं, अपनी सेवा भी दे रही हैं, और वो चाहती हैं कि आम जनता तक एक बात को पहुंचाया जाए। तो जिन चीजों को हम गंभीर समझते हैं, कैंसर है, एड्स है, मैंने एड्स के भी पेशेंट को हील किया है, पुख्ता रिजल्ट्स हमारे पास में हैं। कैंसर के दर्जनों केसेस पे मैं काम कर चुका हूं और उसमें रिजल्ट्स मिले हैं। कैंसर का जो इन्होंने बताया, रंजन सर ने इतना फैंटास्टिक बताया है, अगर आप लोग इसको समझ सकें। साथ में एक नेचुरोपैथी की बात मैं और जोड़ देता हूं, क्योंकि ये रीसेंट रिसर्च में आया है। अच्छा, पहले तो आपसे पूछ लूं, कैंसर की प्रिकॉशन कितने लोग करना चाहेंगे कि कैंसर हो ही ना? कितने लोग करना चाहेंगे? तो मैं आपको बता दूं, एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। जब भी आप खाने बैठे तो चबा चबा करके खाएं, चबा चबा करके। 32 दांत है ना, तो 32 बार चबाना है। उसमें सलाइवा को मिलाना है, क्योंकि सलाइवा कैंसर को स्टॉप करता है। ये रीसेंट रिसर्च में निकल करके आया है। इतनी सिंपल सी मेथडोलॉजी है, हम अपने आप में भागने लगे हुए हैं। हम जैसे ही देखते हैं माइग्रेन, उसका ट्रीटमेंट है, हम देखते हैं सर्वाइकल, क्योंकि इन चीजों से मैं खुद उलझा हुआ था। माइग्रेन की तकलीफ, सर्वाइकल की तकलीफ, बैक पेन, पेट का दर्द, कॉन्स्टिपेशन, पैरों की कंपन,
17 साल पहले मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान अपनी लाइफ में था, और जब मैं अपनी परेशानी से सिस्टम पे काम करके, माइंड बॉडी सोल पे काम करके पूरी तरह से 15 दिनों में बाहर आ गया, जहां 4 साल लगातार जद्दोजहद करके मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था, और 15 दिन में बिना किसी दवाई के मैं बाहर आ पाया, खुद का खुद ही निदान कर पाया, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत चमत्कारिक चीज है। चमत्कारिक नहीं है, सत्य है। सत्य को जैसे ही हम अपने जीवन में अपनाते हैं, हमारे मन में भरा है, मानसिकता है हमारी कि हम दवा नहीं खाएंगे तो ठीक नहीं होंगे, क्योंकि छोटे से थे ना, तब से मम्मी पापा ने बताया है भाई तेरे को दवाई तो खानी पड़ेगी, अब तेरे को देख ठीक होना है ना तो दवाई तो खानी ही पड़ेगी। तो हमारे दिमाग में भर चुका है कि दवाई खाएंगे तो ही ठीक होंगे, हमें उसका कोई विकल्प नहीं मालूम है। ये विकल्प ऐसा है जहां चमत्कारिक रिजल्ट नजर आते हैं, क्योंकि पूरे शरीर से गंदगी को निकाल दिया जाता है, क्योंकि पंच तत्वों के विज्ञान पे चल करके भोजन दिया जाता है। भोजन पंच तत्वों के विज्ञान से मैंने इसीलिए कहा कि यहाँ केवल एक चीज के ऊपर में नहीं कि आपको केवल रॉ फूड्स खाने हैं, यहाँ पे मन पे भी काम होता है। मैं रोज शाम को, एक ही डॉक्टर होगा नेचुरोपैथ में जो बोलता है शाम को गोलगप्पे खाने हैं, चाट खानी है, भेल खानी है, पेशेंट को भी खानी है, और रात को पूरा खाना लेना है, ताकि बड़े आराम से गोल्डन मिडिल पाथ पे चलते हुए हम अपनी बीमारी को साफ कर सकें। माइंड पे भी काम करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि आज हर किसी को बहुत तनाव है, डर बना है, और हमारे जिंदगी के अंदर में कहीं कोई ईर्ष्या है तो कहीं कोई चिपकन बनी है कि ये चीजें मुझे चाहिए हैं। जितना तनाव है उसके पीछे जब रिसर्च किया तो पाया गया एक ही कारण है, और वो है अटैचमेंट। अटैचमेंट में से बाहर आने के लिए डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप में से कितने लोग हैं जो धरती पे वापस आना चाहेंगे? कितने लोग हैं जो वापस धरती पे आना चाहते हैं? हाथ खड़ा करेंगे जो आना चाहते हैं। जो नहीं आना चाहते हैं वो लोग हाथ खड़ा करेंगे। वापस धरती पे नहीं आना है वो लोग हाथ खड़ा करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट वांट टू कम बैक। तो लेकिन अगर नहीं आना है तो उसका रास्ता भी तो पता हो। हमें अपने आप में आध्यात्मिक प्रकाश से जुड़ करके उस प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाना जरूरी है। अगर आपकी कोई भी इच्छा बाकी है, धन्यवाद तो सभी मास्टर्स का। सर धन्यवाद सभी मास्टर्स का। समय तो पहले ही ज्यादा हो गया है, समय तो पहले ही ज्यादा हो गया है। ठीक है, अब मैं मास्टर्स के सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगी राकेश जी, संजय सर, मांडवी यादव, पुष्कल जी, शिप्रा जी और आशा गुप्ता जी को। हमारे बीच नेपाल टीम से पुष्कल जी भी हैं साथ में, तो सर के सम्मान के लिए मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूंगी। पुष्कल जी नेपाल से आए हैं ये ध्यान सत्र अटेंड करने के लिए। पुष्कल जी के लिए जोरदार तालियां।
मंच पर उपस्थित सभी मास्टर्स का धन्यवाद।